बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया है, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग। मैं कंपोजर हूँ। मैंने बड़े बड़े सिंगर्स हरिहरन, कैलाश खेर, जावेद अली, इन्होंने मेरे लिए गाना गाया है। वर्क एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया मैंने। मुझे थिएटर मैंने कहीं पे देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। डी हाउस ने, एनएसडी ने, इतने सारे बड़े बड़े मेकर, अनुराग कश्यप से लेकर एक्टर मनोज वाजपेयी, इरफान का, मतलब आधी बड़ी, आप जितने भी जबरदस्त एक्टर और डायरेक्टर की बात करेंगे, हिमांशु धूलिया, सब, सौरभ शुक्ला, ये सब यहीं से हैं सर। दिनेश खन्ना जी, उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के उनके साथ बहुत सारा काम किया मैंने, जिनके साथ लोग तरसते हैं, जो कि पंकज त्रिपाठी, इन सब के टीचर है, नवाजुद्दीन वगैरह के, तो वो आप मेरे साथ काम करते थे। पहला मूवी मेरा 2019 में मुझे मिला, ये अ, मर पिटारा, मतलब। विज्ञान भैरव पे रिसर्च करने वाला जो व्यक्ति है दिल्ली में बैठा हुआ है, उसका नाम निसार अहमद, और ये मूवी बन रहा है आपका द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ। मैं सोमनाथ के दर्शन पे गया था। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि सोमनाथ को कितनी बार तोड़ा गया, गजनी के बारे में मैंने पढ़ा। सबसे पहला वो अटैकर था इंडिया के ऊपर। सोमनाथ भव्यता के साथ खड़ा है और लाखों करोड़ों लोग उसको दर्शन करते हैं। और आज वो मोहम्मद गजनवी लुटेरा, जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा, उसकी मजार पर कोई नहीं जाता, मतलब कुत्ता भी नहीं जाता। मैं हम्पी गया था, हम्पी कर्नाटका में। जी वो गाइड कह रहा था कि 2 इयर्स लग गए थे जो डॉक्यूमेंट था कृष्णदेव रॉय की शासन जी की चीजों को, उसको जलाने में, जी ताकि जी। संस्कृति को मार दी जाए। हंसराज रंगवंशी सब जानते हैं, बड़े फेमस सिंगर हैं। तो उन्होंने हमारे लिए एक शिव भजन गाया है, जो इस साल हमारी फिल्म है शुक्र दोष, जो आने ओके। वाली है। एक गाना मेरा सारेगामा भक्ति पे है, भोले की धुन। तेरी धुन लागी मन बैरागी। सर अभी रैपिड फायर चल रहा है, जी। राइट? ये फटाक जवाब दीजिएगा। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? मणिरत्नम। फेवरेट एक्टर? गोविंदा। फेवरेट एक्ट्रेस? हाय, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार दोस्त। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि सीखने के लिए जरूरी ना हो कि पाठशाला ही जाया जाए, कॉलेज ज्वाइन किया जाए, हार्वर्ड किया जाए। जिंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए आपको कुछ लाइफ को देखना पड़ेगा जिन्होंने अचीव किया है विथ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम के साथ हम लोग शिकायत करते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ, मेरे मेरे पेरेंट्स अगर उसी लाइन में होते तो शायद बहुत कुछ पाता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को मैसेज दें कि किसी भी अवस्था में आप कुछ भी बन सकते हैं, बस लगन चाहिए, सीने में वो आग चाहिए। आज मैं अनूप थापा सर की कहानी को आपके सामने, उनकी जर्नी को सामने लेके आ रहा हूं। और ये ऐसी जर्नी है जो आपके और आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले जनरेशन में। एक सीआरपीएफ का, एक फौजी, नॉट ओनली आर्मी बट सीआरपीएफ, जिनका जो काम है वो बहुत ट्रैवल का है। मैं दिल्ली पुलिस का ट्रेनर हूं और मैं समझता हूं कि कितना ट्रैवलिंग, कितना टायरिंग काम है। ये भी नहीं पता होता कि बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। और कई बार तो ये सीआरपीएफ के लोग सर अपने बच्चों से पहले इतना था तो मिलते हैं, फिर जब इतना बड़ा होता तो मिलते हैं और ऐसे पहचान भी नहीं पाते। Isn't it, सर? तो इस यस। तरह के एनवायरनमेंट में आपकी परवरिश हुआ, इन तरह के एनवायरनमेंट में आप पले बढ़े, और वो भी देहरादून पहाड़ी। और उस समय तो देहरादून देहरादून नहीं होगा, यूपी होगा, आई बिलीव, राइट? यूपी। तो उसके यस। लिए आपने फाइट करी होगी, आप लोगों ने बहुत फाइट किया होगा। और उसके बाद आप दिल्ली आए, और जी। दिल्ली आने के बाद आप अपने अपनी पढ़ाई करी। अ, एक छोटी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर, कि अचानक कब लगा कि आपको फिल्म का प्रोडक्शन करना है, फिल्म प्रोड्यूसर एंड फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म राइटर। देखिए, सपने तो बहुतों के होते हैं कि काश, मूवी में जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वहां पे अमिताभ बच्चन नहीं, शाहरुख खान नहीं, मैं ही हूं। और तभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। आपके दिल में कब आया और एक्शन आपने कब लिया?
जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ वहाँ सिनेमा हाँ का कोई मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कोई आर्टिस्ट बनेगा हाँ और कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था। सारे मिलिट्री या गवर्नमेंट जॉब्स में थे, चाचा वगैरह। हाँ तो छोटे से मुझे भी ये नहीं पता कि मैं फिल्में शायद छोटे में देखना पसंद किया मैंने। तो मुझे फिल्में देखनी अच्छी लगती थी। उसके बाद जब हम दिल्ली आए, अ, देहरादून तक तो छोटा था तो इतना कोई बस फिल्में देखना पसंद था। जब हम दिल्ली आए तो उसके बाद मेरे को शुरू से बचपन से ना लिखने की आदत थी। और सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरी जर्नी, वैसे सबकी जर्नी इंटरेस्टिंग होती है लेकिन मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने कोई भी चीज, मैंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। फिल्म मेकिंग, एक्टिंग। मैं कंपोजर हूँ। मैंने बड़े बड़े सिंगर्स हरिहरन, कैलाश खेर, जावेद अली, इन्होंने मेरे लिए गाना गाया है। और मेरी म्यूजिक में भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, ना थिएटर में कोई ट्रेनिंग हुई है। मैं बचपन से ही लिखने का और बहुत ऑब्जर्वेशन का मुझे बड़ा वो शौक था। मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि पढ़ाई मुझे, वो जो मुझे करना था वो पढ़ाई में होता नहीं था। तो मैं इवन ड्रॉप सेंट्रल स्कूल में था, जैसे हर मिलिट्री के लोग होते हैं। तो मैं ड्रॉप आउट हो गया था 2 बार फेल होके। फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की, लेकिन उसके बाद मेरे को ना विजन मिल गया क्योंकि मैं फ्री हो गया। सर, अभी अभी आपने कहा कि सेंट्रल स्कूल से आप ड्रॉप आउट हो गए, फिर ड्रॉप आउट होने के बाद फिर क्या किया? ड्रॉप आउट होने के बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार से आगे की एजुकेशन शुरू की। और मैंने ना वर्क एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया। मैंने मुझे थिएटर मैंने कहीं पे देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो हमको छोटे में तो बहुत पहले पता नहीं होता, फिल्मों के बारे में जानते, पर थिएटर हाँ। जैसी कोई चीज होती है मुझे मंडी हाउस जाके पता चला। तो ओह। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मतलब अपने उस समय को यूटिलाइज किया। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई सिनेमा, एक्टिंग एंड थिएटर की। सर, जो आप बोल रहे हैं कि मंडी हाउस गए, तो मंडी हाउस में बड़े सारे वहां पे है जो थिएटर होता रहता है, वो क्या है, श्री राम सेंटर समथिंग लाइक श्री दैट। रामचंद्र, यस, कोई एक्सपीरियंस नेशनल आपका स्पोर्ट्स रहा क्लब। वहां पे? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब उस वक्त मैंने पहली बार कोई चीज ऐसी देखी कि जो बिल्कुल ऑडियंस को सीधा कनेक्ट करती है। मैंने सबसे पहले नुक्कड़ नाटक देखा था जो ओह। जनता के बीच में जाके किया जाता है। तो वो अच्छा। मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे चैलेंजिंग लगा, तो मैंने वहां से अपनी जर्नी शुरू की। और मंडी हाउस ही एक ऐसा गढ़ है। और मैं बताता हूँ इंडस्ट्री को, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को मंडी हाउस ने, एनएसडी ने, इतने सारे बड़े बड़े मेकर, अनुराग कश्यप से लेकर एक्टर मनोज वाजपेयी, इरफान का, मतलब आधी बड़ी, आप जितने भी जबरदस्त एक्टर और डायरेक्टर की बात करेंगे, तिमांशु धूलिया, सब, सौरभ शुक्ला, ये सब यहीं से हैं सर। मैं, ओह। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि पापा की यहाँ ट्रांसफर हुई। पापा की ट्रांसफर होती रहती थी, फिर हमने तय किया कि हम दिल्ली में ही रहेंगे। तो ओके। सीआरपीएफ क्या था तो वही हम, तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। सर, एक चीज और भी है, मैं जैसे आपके चाचा जब आप यहाँ पे आए और यहाँ पे श्री राम सेंटर वगैरह पे जब गए, लेकिन ये आपकी बातों से ये लगा जो एक मैसेज है कि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए एनएससी ज्वाइन नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। बल्कि इवन मैंने बाद में रेपिटरी ज्वाइन किया। और एनएसडी के जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जो हेड भी थे, दिनेश खन्ना जी, हाँ। उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के उनके साथ बहुत सारा काम किया मैंने, जिनके साथ लोग तरसते हैं, जो कि पंकज त्रिपाठी, इन सब के टीचर है, नवाजुद्दीन वगैरह के। तो वो आप, मेरे साथ काम करते थे। हम सर लोग साथ में। नमस्कार, आप तो एकलव्य निकले, हाँ सर, द्रोणाचार्य की ऐसा, जरूरत। हाँ, हाँ। बिल्कुल सर, हाँ, ये कह सकते मतलब हैं आप, एक क्योंकि मैंने एकलव्य है फॉर्मल मतलब। डायरेक्ट डायरेक्ट किसी से ट्रेनिंग नहीं दी। मैंने काम करते हुए देखा, सीख सीख के, मतलब ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो एकलव्य की तरह ही जर्नी शुरू हो गई। वाओ, इट्स सुपर सर। घर में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम लोग क्या कहते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आईआईटी में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके सामने हमारे अनूप भाई हैं और इन्होंने कहा, देखकर, सुनकर, समझकर, लगन से हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फॉर्मल ट्रेनिंग हो। आज एआई में भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग। सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अपनी, मैं बाद में फिल्मों की बात मैं बाद में करूंगा, अच्छा से करूंगा। अपने घर की बात बताइए, जो बचपन गुजरा आपका, तो घर में जो, जब आप मूवी में आने लगे, थिएटर में आने लगे, तो चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी,
ये नहीं कहने लगे कि तू थिएटर कर रहा है तो कहीं तेरी शादी नहीं होगी? नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात की आपने। दरअसल अब तो लोग इस लाइन को अहमियत देने लगे, जैसे खेलों को हाँ अहमियत देने लगे। वरना हाँ। पहले जैसे पढ़ोगे लिखोगे तो लिख। बनोगे, आप खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये एक हाँ। आपके भी बचपन में ये रहा होगा नैरेटिव, क्योंकि बिल्कुल पेरेंट्स को बिल्कुल। हमारी जनरेशन के पेरेंट्स को लगता था सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ। और मेरे फादर तो चाहते थे कि ये वापस सीआरपीएफ ज्वाइन करे। और हाँ। पढ़ाई में मैं फेल हो गया था, तो ऑब्वियसली बात है कि घर पे इस चीज का शुरुआती तो विरोध हुआ कि इसने कुछ पढ़ाई करके कुछ जॉब वॉब करता, ये अनसिक्योर है, कैसे होगा, इतना मुश्किल है, इतना स्ट्रगल है। थिएटर, डांस, ये सब मैं बचपन में मेरे को ये था कि मैं डांसर बहुत अच्छा था। हम्म। तो डांस बहुत करता, फेमस था मैं अपने उसमें कि मतलब ये बहुत अभी तक बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ये कब एक्टर और डायरेक्टर बन गए। सब मुझे, जो बहुत पुराने लोग हैं डांस। वो जानते थे कि डांसर है बहुत बढ़िया। अरे ओ, आपकी चेहरा देख के भी गोविंदा, ऐसा ही लग रहा है सर, आई कैन मेरे इमेजिन। आइडल गोविंदा सर थे, उनको ये फिल्म में शायद सबसे पहली फिल्म मैंने शायद थिएटर पे हत्या देखी थी जब मैं बहुत छोटा था। वो फिल्म अच्छा मुझे सर। बहुत दिल को छू गई। अच्छा सर। लेकिन सर एक बार बताइए, आप दिल्ली से बॉम्बे जा करके ये टू इडियट फिल्म, जो ये सॉन्ग, ये जो फॉर्म का नाम है टू इडियट, ये कहाँ से आया? सर ये बड़ा आपके पहली बार आपके चैनल पे मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि कौन इडियट करके कौन नाम रखता है अपनी कंपनी और का। हाँ, सही बात है। तो मेरा जो लोगो है, मोशन लोगो जो फिल्म में आता है, मैं आपको भेजूंगा। उसमें क्या है हाँ कि दो कार्टून, दो बंदर बने हुए हैं, हाँ। जिनमें एक कैमरे के पीछे है और एक कैमरे के आगे, मतलब एक एक्टर है और एक डायरेक्टर है। तो ये राइट। टू इडियट्स का मतलब है कि सिनेमा जो है एक अंदर वालों से और बाहर वालों से, मतलब कि जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे और जो पीछे उसको दिखा रहे हैं, उन दोनों से मिलके बनता है। उन्हीं को हमने टू इडियट्स कहा है। और इडियट्स इसलिए कहा है क्योंकि सिनेमा एक ऐसी आर्ट है जो इडियट हुए बिना नहीं बन सकती। अगर आप सोच सकते हैं कि मतलब आप बियॉन्ड इमेजिनेशन सोचते हैं, मतलब जिसमें आदमी यूं कह देगा अबे क्या बोल रहे हो तुम, ये बनाओगे। जैसे आप देखते हैं आजकल फिल्में आती है, पुष्पा, बाहुबली, आप इमेजिन कर सकते हैं, एक आम आदमी उसको इमेजिन नहीं कर सकता। नहीं लेकिन सर। इडियट यानी मेकर ही इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हम लार्जर देन लाइफ दिखाएंगे। इसलिए इडियट मतलब ये वो वाला इडियट है जो हम बहुत साइंटिस्ट को कहते हैं, जिनको लोग समझ नहीं पाते, कह रहे यार ये क्या कर रहा है। जो बड़े बड़े हमने स्टोरीज पढ़ी आइंस्टाइन वगैरह की, उनको जब शुरुआती स्कूल में कहा जाता था इडियट, तो ये उस टाइप की इडियट है। तो इडियट क्या मतलब, टू इडियट मतलब ये है हमारा। सुपर्ब सर, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आता है। मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग टीवी देखते थे ना बचपन में, क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहा हूँ, प्रॉपर ज्वाइंट फैमिली, चाचा के बेटे, मामा के बेटे, और घर बड़े नहीं थे, छोटे थे, लेकिन रिश्तेदार बहुत थे। तो जब भी हम टीवी के सामने होते थे तो डैड बोलते थे, इडियट बॉक्स के सामने बैठ के क्या कर रहा यस, है। रिमेम्बर दैट? यस, बिल्कुल सही। दैट्स हाँ, इडियट बॉक्स। ये बहुत, सबसे पहले जब आपका मैं प्रोफाइल देख रहा था तो टू इडियट जब सुना, व्हाट दिस इडियट इज, मुझे पता था इस पे कुछ गहरा मीनिंग होगा। सर एक बात बताइए, हाउ इंटरेस्टिंग, आपको पहला मूवी कब मिला और कैसे मिला? पहला मूवी मेरा हम्म। 2019 में मुझे मिला। हम्म। और मर्द बेचारा बड़ी अच्छा। इंटरेस्टिंग, मैंने एक आप। कहानी लिखी थी, ये हाँ मर्द हाँ। बेचारा मतलब। लिखा भी आप ही था, आप ही ने थे? जी 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 जी। एक्चुअल में ओके। क्या है कि वुमेन्स पे बहुत सारे सब्जेक्ट आए थे। हम कभी, मेरी फिल्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो प्रोड्यूसर को पसंद आई, हाँ क्योंकि पहली बार किसी ने मर्द को बेचारा कहा, वो भी मर्द को। हाँ और उसमें क्या है हाँ कि जैसे हम कहते हैं कि यार मर्द है, मर्द रो नहीं हाँ। सकता, रो ये नहीं है, सकता, मर्द हुआ मर्द है। के सीने में दर्द नहीं होता, हाँ। यस। तो हाँ मैंने उस हाँ टैबू को मेरी कहानी तोड़ दी कि मर्द भी रो सकता है, मर्द की भी तकलीफें होती हैं, मर्द भी एक औरत की तरह। मैं अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने फॉलो किया कि एक मर्द के अंदर औरत के गुण होते हैं, एक औरत के अंदर मर्द के गुण होते हैं। तो वो मर्द बेचारा मेरी ये कहानी थी, एक मर्द की जर्नी थी कि वो एक पिता और पुत्र के रिलेशन में कैसे समाज हमें जबरदस्ती मर्द बनाता है। हमने मर्द के जो अजीबो गरीब टैबूज क्रिएट कर लिए हैं, उसमें कैसे हम मर्द ही उसमें फंसते जाते हैं। तो उस पे बड़ी, और कॉमेडी थी, फैमिली कॉमेडी फिल्म थी, लाइट कॉमेडी फिल्म थी। सर, इस और पे बात करूंगा। जब आपने अर्धनारेश्वर कहा तो मैंने सर झुकाया। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शायद आप जानते होंगे, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में, दुबई से लेके मस्कट से लेके यूएस में, यूके में, जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो अर्धनारेश्वर का पहला पिक्चर ही चलता है। एवरी मेल इज अ हाफ फीमेल एंड एवरी फीमेल इज अ हाफ मैन। तो जैसे ही आपके मुंह से निकला तो मुझे लगा कि आपको और मेरा, आपका और मेरा मिलन बाबा ने ही अभी करवाया है।
सो द जी। वाइब्स जो निकल के आया, जो वर्ड निकल के आ रहा है। और मजे की बात देखिए कि जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन भी मैं अपने कभी भी पॉडकास्ट पे किसी को नहीं दिया, बिकॉज आई वांट नेचुरली आए तो ज्यादा बढ़िया है, राइट? इट्स नॉट लाइक कि क्वेश्चन दो फिर वहां से आए समथिंग। सो ये मर्द बेचारा का कंसेप्ट में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कभी बेचारे हुए हो फिर सोचा हो कि दुनिया को दिखाया जाए? हाँ नहीं, एक्चुअल में क्या है कि बिल्कुल आसपास मैंने देखा। और मर्द बेचारा की जब आप ये फिल्म देखेंगे ना, तो ये कहानी में सबसे अच्छी बात है कि लोगों को लगेगा मर्द बेचारा है तो ये औरतों के खिलाफ हो गया, औरतों को हाँ दिखाएगी, हाँ लेकिन नहीं। हाँ 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 फिल्म हाँ जब हाँ। आप देखेंगे तो उसमें कहीं से भी औरत को ब्लेम नहीं किया गया है, मर्द अच्छा को हाँ। ही ब्लेम किया गया है, क्योंकि ये टैबू हमने ही अपने ऊपर डाला। ये नियम औरतों ने नहीं डाले कि आप रो नहीं सकते हो, ये तो हमने ही किया ना भाई, हम मर्द हैं, हम नहीं रो सकते। नहीं रो और सकते, सबसे हाँ। ज्यादा हार्ट अटैक इसीलिए पुरुषों को आते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। क्या और बात। मतलब मर्द औरत होना एक नेचुरल फिनोमेना है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म की जो कहानी है वो इसलिए निर्माता को अच्छी लगी कि यार अब तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। क्योंकि या तो जब आप देखिए कि जितनी भी वुमेन्स की फिल्म होती है उसमें मेल को ही वो दिखाया जाता है कि उसकी वजह से औरत के साथ शोषण हुआ। बट हाँ मेरी फिल्म में ऐसा नहीं था, मेरी फिल्म में न्यूट्रल थी। जैसे मैंने अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट कहा कि मैंने कहा कि हम कहीं ना कहीं बस जो अपने अंदर का फेमिनिज्म है उसको नहीं खड़ा जगाते हैं, जो कि उतना ही है जरूरी जितना कि मैनिज्म है, उतना ही फेमिनिज्म। क्योंकि दोनों क्वालिटीज मिलकर हमको एक कंप्लीट पुरुष बनाती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कही थी कि संपूर्ण पुरुष कौन है, तो उन्होंने बताया संपूर्ण पुरुष वही है जिसके अंदर नारी और पुरुष दोनों के गुण हो। तो यही अनूप मेरी सर, फिल्म की स्टोरी थी। अनूप सर, इनफैक्ट लॉरा, मुझे पता है आज का एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाला है, दिल से दिल की बात करेंगे और दूर तक जाएगी। सर, इनफैक्ट आजकल तो मैं ऐसा समझता हूँ, देखता हूँ कि जो लड़के हैं ना उनमें लड़कियों के गुण ज्यादा है। लड़कियां लड़कों को कहते हैं कम ऑन बेबी मूव ऑन, कहाँ तक लटका हुआ है अभी तक, स्टिल मूव ऑन, आई हैव मूव्ड इन राइट। और लड़के रोते थे, मेरा लूट लिया, मेरा समथिंग लाइक दैट। सो ये तो कंसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा ही है, और मर्द बेचारा है। ये लड़के जो यंग हो गए पूरा कनेक्ट करेंगे आपकी बातों से कि यार मैं ही बेचारा बन गया, समथिंग लाइक दैट, राइट? यस। तो हाँ, यस। ये मूवी अभी करेक्ट। भी है हमारे पास, ये कहाँ पे मिल जाएगी? ये थिएटर में रिलीज हुई थी और अभी ओटीटी में आने वाली है। सर ये जब ओटीटी पे आप जब भी ये आए, आप इसी साल आ जाएगी। इस मूवी के प्रमोट करने में मेरा स्क्वायरल इफेक्ट जरूर रहेगा, जी राइट? जी। बिकॉज आप इतने लाइवली हैं और इतने ग्राउंडेड हैं और इतने जमीन से जुड़े हुए हैं, तो वो हाई फ्लाई वो नहीं होगा कि स्क्रिप्ट लिखा गया कुछ भी कर दो, तो पक्का लोगों को वैल्यू मिलेगा, सर एक राइट? इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। आपने जो मेरी पहली फिल्म की जर्नी की, मैं शायद ही मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एक आध ही कोई ऐसा डायरेक्टर होगा, मुझे तो नहीं पता इंडस्ट्री में, मैं पहला ऐसा डायरेक्टर हूँ जिसने किसी को बिना असिस्ट किए अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, वो भी बहुत अच्छे अच्छे सीमा पावा, विजेंदर का, बड़े बड़े थिएटर के, एनएसडी के और फिल्मों के एक्टर हैं। उनको लेके मैंने फिल्म बनाई और मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया। ये बात यहाँ आज तक लोग बिलीव नहीं करते कि भैया यार पहला डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर सब ना कुछ असिस्ट करके आते हैं किसी ना किसी को, आपने सुना ही होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे साथ कि सर मैंने अर्धे सारा नरेश, स्ट्रगल सर दिल्ली शिव ने में किया। आपको पैदा किया है, आपके गुरु तो शिव है। जिसका हाँ, गुरु शिव हो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सर। मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मतलब बहुत बड़ा भक्त, मतलब। हम आपसे जरूर मिलेंगे सर। मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ। कॉर्पोरेट में आप किसी से भी पूछेंगे तो मैं, सर आप विश्वास करेंगे, मुस्लिम कंट्री में जा करके शिव स्त्रोता चलाता हूँ और महादेव के ऊपर प्रोग्राम करके आता हूँ। तो जिसका हाथ, जिसने आपका हाथ पकड़ लिया, उसको फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है सर। महादेव इज अ फर्स्ट गुरु। वो पहले गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं। यस। उनके ऊपर जरूरत नहीं है सर। अभी तो आप बहुत बहुत ऊपर, जिस बहुत ऊपर जाओगे सर, आज ये बात लिख के रख लेना। जिसके जी हाथ महादेव ने पकड़ रखा है, जिस जो महादेव के साथ चल रहा है, जिसके गुरु महादेव है, आइडिया महादेव की है। जी तो जी। ये जरूरत नहीं है कि असिस्ट करके टाइम वेस्ट किया जाए। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब आपने जब एक ही बात किया, जब कि महादेव का भक्त हूं, तो कुछ बचा ही नहीं सर। बताइए, ये महादेव किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं?
जी देखिए, आप मैं समझता हूँ कि महादेव, शिव जो है, शिव का जो निराकार रूप है, शिव मतलब सत्य है, सत्यम शिवम सत्यम, सुंदरम। सत्यम मतलब सुंदरम। वो तत्व में विद्वान है, मतलब जो शिव को एक मेटेरियलिस्टिक मानते हैं वो अलग है। मैं उससे भी, आप जैसे जैसे आपको नॉलेज होती है, आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, कश्मीरी शैविज्म आप पढ़ेंगे, तो शिव जो है ना वो बियॉन्ड यूनिवर्स है। मतलब शिव सिर्फ एकमात्र कोई देवता या भगवान नहीं है। शिव आदि अंत है, मतलब वो शून्य, जहाँ ब्रह्मांड जहाँ से शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है वो शिव है। और वो शिवत्व का ही मेरे पे कृपा रही। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ सर। मतलब मैं अभी, आप जैसे आगे आगे सवाल पूछेंगे तो आप बहुत अचंभे में पड़ जाएंगे कि इतनी सारी चीजें, संगीत जो कि इतना बारीकी होता है, सात सुरों को ज्ञान, और उसके बावजूद मैं संगीतकार भी हूँ, गीतकार हूँ, और मैंने बहुत बड़े बड़े मेरे गाने किए हैं जो कि बड़े बड़े सिंगर्स के साथ आने वाले हैं, जो लेजेंड्स हैं, हरिहरन जैसे। तो ये अनूप सब सर, मुझे भी नहीं समझ आता कि ये कैसे होता है, ये महादेव की सच में कृपा है। महादेव क्योंकि की कृपा है। संगीत के नटराज वही है। नटराज का अर्थ ही वही है। सारा जो ये नाट्य चल रहा है, जो समाज में शेक्सपियर ने कहा है कि पूरी दुनिया एक स्टेज है और हम उसके कलाकार, ये नटराज से ही आया है। अनूप सर, आपने कश्मीर सैवेज्म की बात कही। जी कश्मीर सैवेज्म में एक बुक है, आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ना, दैट कॉल्ड द शिव सूत्र। जी जी एंड शिव सूत्र की पहला जो फर्स्ट उसका श्लोक है, दैट्स कॉल्ड दृश्यम शरणम। और जो आप देखते हो वही आपके शरीर में निवास करता है। और आपने इसी फर्स्ट श्लोक को जिया। कैसे जिया? दृश्यम शरणम। आप देहरादून से आए, आप दिल्ली आए, आपने थिएटर देखा, दृश्यम शरणम। जो आपने देखा आपके शरीर में धारणा हुआ। और जब आप धारणा की होती है तो शिव की एक दूसरी किताब है जिसमें भैरव भैरवी को बताते हैं, विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव जी आपने जरूर सुना होगा। जी विज्ञान जी भैरव में सर 112 धारणाएं हैं। और आज मैं तो उसको रिसर्च करता हूं, जीता हूं, शिव की ही जीता हूं मैं सर। 112 धारणा से ऊपर 113 नहीं चाहिए, 111 नहीं चाहिए। 112 में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म, जो भी आपको, इवन सेक्सिज्म, आप जो भी पूछिए विज्ञान भैरव में आपको मिलेगा। तो जब आप शिव के सूत्र को ही जी रहे हैं तो आपको फॉर्मल ट्रेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं है सर। जब शिव आपके अंदर है, आप उसको धारणा कर रहे हैं। और मैं कश्मीरी शैविज्म पे काफी अपने प्रोग्राम में रिसर्च करके बताता हूँ, और बड़े बड़े सीनियर लेवल का प्रोग्राम करता हूँ, और उनमें इतनी शक्तियां भर देता हूँ कि लोग दहकते हुए आग पे चलते हैं। ये शिव की जी शक्ति है। आपने जी नटराज की बात कही। मैं लॉस एंजलिस में प्रोग्राम करने गया था। आई डोंट नो, इतनी बातें मैं आमतौर पे पॉडकास्ट में करता नहीं, बट दिल कनेक्ट हो गया तो आई एम शेयरिंग विथ यू। आई वाज जी इन लॉस एंजलिस ऑन एलए में, जो फिल्म फेयर अवार्ड, कौन सा अवार्ड होता है सर जो अमेरिकन मूवी की होती है, आई डोंट नो जी जी, व्हाट अब अवार्ड। ऑस्कर। 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 जी ऑस्कर अवार्ड जो कोडक ऑडिटोरियम में दिया जाता है एलए में, लॉस एंजलिस में, उसमें नटराज मुद्रा में ही शिव का प्रतीक है सर। मैं आंखों से देखा बोलता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी। की बात नहीं बोलता नहीं नहीं, हूं। आपने बिल्कुल। कहा स्विट्जरलैंड की जो सबसे बड़ी साइंस वो है, वहां पर भी तो रिसर्च सेंटर, नटराज लगे। हाँ रिसर्च, नटराज मुद्रा है सर। आपने जी। संगीत की बात कही, ये जो रस है, ये जो नौ रंग है, ये नवरस। जो राग और रागनी है, शिव ने ही बनाया। ये जी रिसर्च है सर, ये बिल्कुल। हिंदुइज्म की बात नहीं है। जी जी, आज तो विज्ञान ने ये बात प्रूफ कर दी है। मतलब हम बोल रहे हैं तो लगेगा लोगों को इंडियन है, शिव भक्त है, लेकिन अगर आप सर्च कीजिए तो वैज्ञानिकों ने, बाहर के बहुत बड़े फिलोसफर्स ने ये बात कही है। वहां पे बहुत अध्ययन चल रहा है शिवा के ऊपर, और उनकी पूरी शिक्षा, जो ये नटराज का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसको वो लोग ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं, क्रिएशन से कनेक्ट करते हैं कि अनूप सर, क्रिएशन। आप सरप्राइज होंगे, बहुत सारे इनके मीटिंग में मैं पर्सनली प्रेजेंट रहता हूँ। कभी आप दिल्ली आएंगे तो मिलाऊंगा। विज्ञान भैरव पे रिसर्च करने वाला जो व्यक्ति है दिल्ली में बैठा हुआ है, उसका नाम निसार अहमद है। अरे हाँ, बाय फेथ इज ए मुस्लिम। आप आइएगा तो मैं मिलाऊंगा। जी एंड ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीएसआई कंपनी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का, इज ए निसार अहमद। विज्ञान भैरव पे काम करने वाला, कुंडलिनिया पे जो काम करने वाला व्यक्ति है सर, जिसने पहली 300 साल पहले बुक लिखी द सर्पेंट पावर, कि शिव किस तरह से कुंडली पे, क्योंकि शिव ने चक्रास बनाया सर, और वो आपके चक्रा जागृत है।
तभी आप ये सारे कर पा रहे हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि चक्रास क्या है, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। आपने मैनिफेस्ट किया, चूंकि शिव के सारे चक्रा जागृत है, कुंडलियां जागृत। सो ये मैं बात करूंगा, ये बात मुझे लग रहा है कि पॉडकास्ट कहीं स्पिरिचुअलिज्म पे ना चला जाए। सो आई बी कमिंग बैक। इसका हम अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे जो अपना इसके ऊपर हुआ, स्पिरिचुअल और हाँ, शिवा के ऊपर करेंगे हुआ, ना सर। डेफिनेटली। हाँ, अभी हम लेकिन लोग। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ये क्वेश्चन इसी से सर, एक बात हम जो बात कर रहे हैं, ये बात आज हमें यूनिवर्स ने क्रिएट करके दिया है, सो वी आर टॉकिंग ऑन दिस। आपने एक मूवी बनाई और ये मूवी बन रहा है आपका द बैटल ऑफ स्टोरी, द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ। ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और इस मूवी में क्या है? बिकॉज ये जो मूवी देखा मैंने, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा हाथ ऐसे आ गया। मतलब आई बिकॉज बीइंग अ शिवा भक्त, भक्त तो मैं क्या बोलूं, बट आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई कि आपने कहा बहुत बड़ा भक्त हूं। तो हम बोलते हैं दो भक्तों के बीच में लड़ाई हो जाएगी कौन कितना बड़ा भक्त है। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये कैसे इंस्पिरेशन मिला, इस मूवी में क्या दिखाना चाहते हैं, इंटेंट क्या है? जी, बैटल ऑफ सोमनाथ, मैं सोमनाथ के दर्शन पे गया था, हम्म। तो वहीं से मुझे इसकी वो, तो बाबा अपने आप आपको इशारा कर देते हैं। हम्म। तो मुझे ये स्टोरी, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि सोमनाथ को कितनी बार तोड़ा गया, इन्वेड हम्म। किया गया, और जो गजनी के बारे में मैंने पढ़ा, सबसे पहला वो आक्रमण, अटैकर था इंडिया के ऊपर। उस कहानी का जब मैंने अध्ययन किया, उस पर रिसर्च किया, इवन मैंने सोमनाथ पे जाके बहुत रिसर्च किया, क्या वहाँ के लोगों से, हिस्टोरियन से मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये कहानी आज के युवाओं की, आज की जनरेशन के सामने आनी चाहिए कि क्यों सोमनाथ पे अटैक हुआ। और ये कहानी का जो मैसेज है, सबसे अच्छी बात देखिए, जो हम हमेशा कहते हैं कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सोमनाथ भव्यता के साथ खड़ा है और लाखों करोड़ों लोग उसका दर्शन आस्था। करते हैं। और आज वो मोहम्मद गजनवी लुटेरा, जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा, उसकी मजार पर कोई नहीं जाता, मतलब कुत्ता भी नहीं दीपक जाता, जल, हाँ, बहुत दीपक भी खंडर जलने हालत वाला। में। तो हम्म। जो सही, जो भी गलत करेगा, एक टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा, ये ईश्वर का, प्रकृति का ही नियम होता है कि आपको लगेगा कि वो फल फूल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो सब, उसकी हस्ती मिट जाएगी। तो ये स्टोरी मुझे लगा कि इंस्पायर करेगी कि क्या हमसे गलतियां हुई, और सोमनाथ और गजनी के ऊपर ये कैसे अटैक करने आया, कैसे आम लोगों ने। सबसे अच्छी बात मेरी इस कहानी की कि ये पहली ऐसी कहानी है जिसमें कोई राजा नहीं लड़ रहा है, जिसमें प्रजा और जनता ही, जो मंदिर के आसपास होते हैं, वो लोग गजनी की सेना से लड़ते हैं और अपनी प्राणों को निछावर करते हैं बाबा सोमनाथ की रक्षा के लिए। गुजबम्स आ रहा है सर, स्टोरी सुन के। आप देखेंगे, अगर स्क्रीन में देख सकते हैं, व्हाट अ इंटेंस स्टोरी। सर अनूप सर, एक छोटी सी बात बताइए, जी आजकल के टाइम फ्रेम में जब इस तरह की मूवी बनती है, जैसे छावा भी अभी आई थी, राइट? जी जी। कई लोग ये ब्रांड लगाने लगते हैं कि ये मूवी किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए होता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आज के दिन में बहुत डिफिकल्ट है इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना। आप कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे, कैसे चीजें करेंगे, नहीं समथिंग लाइक दैट। नहीं, ये जैसे आपने कहा ना, वो खास वर्ग, प्रोपागेंडा भी आप कह सकते हैं, सीधे वर्ड हाँ, वर्ड में ये प्रोपेगेंडा कहते है, हैं हाँ, कि प्रोपेगेंडा है, हाँ। हाँ, प्रोपागेंडा फिल्म है वो, इसलिए क्योंकि देखिए हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि पिछले आजादी के बाद से, अंग्रेजों के टाइम से, हमारे हमें ना अपनी हिस्ट्री के ऊपर उल्ट, जो हमें टेक्स्ट पढ़ाए गए हैं, जो रिसर्च है, वो फेक है आधे से ज्यादा। उसमें हमें हमेशा बताया गया कि हमारा इतिहास तो ऐसा था, हम लुटते रहे, हमारे यहाँ इतनी सारी कृतियां थी, हमारे राजा ऐसे थे। तो इसलिए जिनको ये नैरेटिव, जिनके दिमाग में सेट हो गया, उनको जब एकदम, जब हम सच्चाई लेके आते हैं, आज जब वो नैरेटिव टूट रहा है, आज जब असलियत सामने आ रही है, तो ये सिर्फ उन लोगों को दिक्कत दे रही है जिनके दिमाग में वो शिक्षा भरी पड़ी है कि जिनको अपने इतिहास पर शर्म होती है, जो जिनको अपने इतिहास पे गर्व करना नहीं आता। तो उनको ये फिल्म प्रोपागेंडा लगती है, और लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है और वेल रिसर्च है, चाहे छावा की कहानियां हो, जितनी भी अभी कई फिल्में आई हैं। क्योंकि एकदम से आप, अब तक तो आप कुछ और ही सुनते आ रहे थे ना, पर आप, जब आपके सामने, अभी तक आपके लिए औरंगजेब बहुत महान शासक होंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, खुद उन्होंने लिखा हुआ है, वो उस चीज को डिनाई नहीं करते जो उनके हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है। जो मैं गजनी पे
जो मेरी इसके अंदर सोमनाथ के अंदर कहानियां हैं, वो खुद गजनी के ही अलबरूनी उनके राइटर्स ने लिखा हुआ है कि वो कैसा था, क्या उसका उद्देश्य था। और लोग उसको डिनाई करेंगे तो अब हम सबको तो वो नहीं कर सकते। तो ये तो अनूप सर, बाबा का आपके ऊपर आशीर्वाद बने। अनूप सर, एक छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूँ। भगवान आपको बहुत आशीर्वाद है, शिव आपको बहुत आशीर्वाद है, आप खुद शिव के रूप हैं। शिव के रूप है मतलब शिव की एनर्जी आप में है। जी जी मैं अपनी बात बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा बेरा उठाया कि चीजों को चेंज करना पड़ेगा। जब मैं बच्चा था, आई कैरी अ सरनेम कॉल्ड राठौर, राइट? राठौर आर लाइक अ राजपूत, करेक्ट? दे आर राजपूत, बिलोंग टू द फाइटर कम्युनिटी। तो जब मैं छोटा था, 10 साल का, तब जब भी कोई मूवी आता था तो उसमें क्या दिखाता था? जो ठाकुर है वो अत्याचारी है, वो जी जी रेपिस्ट है। ये रेपिस्ट है, जी आप देख देखिए। तो आई आस्क्ड माय डैड, डैड व्हाट दिस बुलशिट दे आर शोइंग यार। And that's the reasons dad was saying at that time कि perception will be changed. जी The world will look forward to you. जो लोग आपकी तरफ देखेंगे, तो राठौर है मतलब रेपिस्ट, ठाकुर है मतलब रेपिस्ट, ठाकुर है मतलब डकैत है, ठाकुर है मतलब चोर है। जैसे आज की जी दुनिया में अचानक क्या हुआ, सोशल मीडिया ने हर बिजनेसमैन को बोलने लगा चोर है। तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन है मतलब चोर है, इसने ये तो चोरी किया, ये चोरी है। लोग एक जगह तो बोल रहे थे सर, खून पिया, जो कि मूवी वाले क्या बना रहे हैं कि बिजनेसमैन चोर है, ठाकुर, जो ठाकुर है वो डकैत है, ठाकुर रेपिस्ट है। तो इस चीज को तो चेंज करना ही होगा। आप क्या कह रहे हैं इसमें? ये नैरेटिव सेट कर देते हैं, ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा होता है। ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो होते हाँ। हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि ज्यादा ज्ञान हो गया है, वो सबसे बड़े अज्ञानी है, क्योंकि शास्त्रों में भी हमारे लिखा है ज्ञान का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। आपने जो चीजें ठीक है, हर समाज में प्रॉब्लम्स होती हैं, कमियां होती हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कमियां थी, लेकिन अगर आप देखें कि वो कमियां कैसे आई, अगर आप उसमें ये जो कास्टिज्म आया, ये जो औरतों के प्रति जो बहुत सारे अ, अंधविश्वास थे, ये सब जो जितने भी ये हम पर अटैक करते, जब इन्वेडर दूसरे आए, लोग हाँ। हमारे यहाँ पर आए, अ, मुगलों से पहले जो जितने मोहम्मद गजनी जैसे, उस दौरान ये सारी चीजें होती गई, और एक समाज जब हमारा समाज जो बिल्कुल हम कहते हैं सोने की चिड़िया थे। आप सोचिए कि सब कुछ, सारी संस्कृति का, सारे विज्ञान का, ज्ञान का, तक्षशिला, नालंदा, सब तो यहीं से है। ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, हिस्ट्री इतनी हमारी ग्रैंड है। लेकिन धीरे धीरे बाहर के लोग आते रहे, उन्होंने सबसे पहले हमारी गुरुकुल नष्ट किए, हमारी एजुकेशन, हमारे शास्त्रों को जो ट्रांसलेट किया गया वो गलत तरीके से किया गया। मनुष्य जो स्मृति है उसको उन्होंने अलग तरह से एक नैरेटिव बनाया, और उसी नैरेटिव के आधार पे ये लोग आज तक चल रहे हैं। और ये इस तरह की फिल्में बनती रही। अब धीरे धीरे जब सिनेमा में भी हम जैसे लोग आए, राइट विंग्स के, जो बिल्कुल सच्चाई को लेके आए, तो वो नैरेटिव अब टूटने लगा है। पर ऐसा अनूप था, सर, डेफिनेटली था ऐसा। अनूप लोग अनूप बोलते हैं सर, मुझे कि यार तुम्हारे बॉलीवुड में तो यार ऐसा ही होता था, सब यही दिखाते थे, हिंदुओं पे कुछ भी बोल दो, सब चीज अनूप बुराई सब हिंदुओं में थी। अनूप तो सर, ये दो चीजें अब हैं। टूट रहा है नैरेटिव सर। नहीं, वो टूटना टाइम चाहिए वक्त के साथ। चेंज हो रहा अनूप सर, मैं हम्पी गया था, हम्पी कर्नाटका में है। विजयनगर है। जी गया था, तो हाँ, वहां से गया था। तो जो गाइड, मैं कहीं भी जब हिस्टोरिकल जगह पे जाता हूँ तो गाइड हायर करता हूँ, गाइड को जी पेमेंट करता बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, वो आपको प्रॉपर हूँ, वही नॉलेज देता बताएगा ना, अदरवाइज तो ईंट पत्थर देख के आ जाएंगे। है। जी वो जी गाइड कह रहा था कि 2 इयर्स लग गए थे जो डॉक्यूमेंट था कृष्णदेव रॉय की शासन चला। की चीजों को, उसको जलाने में, जी ताकि जी संस्कृति को मार दी जाए। सी, आई एम नॉट इन द लाइक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस एंड नॉट एट ऑल। आई थिंक सभी लोग एक साथ डेवलप हो वो चलेगा। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, चूंकि आप फिल्म मेकर हैं तो शायद ये आइडिया मेरे को आ रहा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं जी कास्टिज्म में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल जी नहीं करता। मैं इंसान हूं, मेरे नाम सर राठौर है तो राठौर है, खान होता तो खान होता, सैयद होता तो सैयद होता। दिस इज द पॉइंट, बिकॉज मैं इस सोसाइटी में मूव करता हूँ। लेकिन कास्टिज्म में अभी मैं कृष्णापट्टनम में था, कर्नाटका में। तो आई वॉज टॉकिंग टू वेरी लिजेंडरी पीपल जो बड़े बड़े हैं। मैं बोला कास्टिज्म में क्या है? सर, कुम्हार का बच्चा कुम्हार बनता था, तो उसको बचपन से, आज सुपर स्पेशलाइजेशन की बात होती है, वो 4 महीने का बच्चा बाप को चाक चलाने देखता था,
वो काटने देखता था। वो सुपर स्पेशलाइजेशन वहीं से आता है। आज सब कुछ टूट गया, क्षत्रिय है, वो उसको पता है कि विजयदशमी के दिन तलवार की पूजा मुझे करनी है। वैश्य है, उसको पता है मेरे को धंधा करना है। आज हमने पूरे वर्ल्ड को कॉपी करके किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के पता नहीं क्या करना है, एमबीए बन के मुझे क्या नहीं करना। आईआईटी से इंजीनियरिंग करके, आईएम से एमबीए करके बहुत लोग हैं जो इंडियन ऑयल में तेल बेच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमने कंफ्यूजन क्रिएट किया rather देन सुपर स्पेशलाइजेशन किया। सो वन ऑफ द जी लेजेंडरी पर्सन सेड कि राठौर सर, कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही बनेगा, फिर वो कुछ और नहीं बन जी सकता। बोला साहब, कुम्हार का बच्चा विश्वामित्र भी बनता है, जी सॉरी विश्वकर्मा भी बनता है। जी ये सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर। तो हम देखिए, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज वेवलेंथ मिल रहा है। हमने चीजों को देख, चश्मा जैसे कहते हैं अंग्रेजी में वो लोग, लेंस, चेंज द लेंस। हमने लेंस को ही चेंज कर दिया कि ये गलत है, ये सुपर स्पेशलाइजेशन गलत है। अब जी। पंडित का बच्चा है, पंडित का बच्चा है तो उसको पूजा आता है। उसको सी मैं मंदिर में जाता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, थापा सर, अनूप सर, कि आप दक्षिणा दीजिए, वरना आने वाले कल में ये प्रोफेशन ही मिट जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल। कौन कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पुजारी नहीं बनाएगा। सो मुझे लगता है कि जो आपने ये जो सोमनाथ की स्टोरी पे जो आपने बनाया है, इसके बारे में और कुछ बोलिए कि उसमें क्या है। आई वॉन्ट वर्ल्ड मस्ट नो कि व्हाट इज देयर इनसाइड। मैं सबसे पहले आपकी इस छोटी सी बात पे जो कास्टिज्म और इस पे आया ना, इस हाँ पे एक छोटा जी। बात बताना चाहूंगा। जैसे आप हैं, आप क्षत्रिय हैं, ठीक हाँ है, as per हाँ हमारे वर्ण उसके हिसाब से। हाँ। लेकिन आज जो आप कार्य कर रहे हैं, आपने शस्त्र नहीं उठाया, आपने शास्त्र उठाए हैं। तो मेरी शाश्वत है। नजर में आज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ठीक है, है। हाँ। हाँ यही था, अगर आप हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जब गुरुकुल में बच्चे भेजे जाते थे 5 साल के बाद, तो वहां पर ऐसा नहीं होता था कि पंडित का बच्चा पंडित ही बनेगा। वहां पे करेक्ट। उनको शिक्षा दी जाती थी, और जो बच्चे का जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता था, जिसमें उसकी काबिलियत होती थी, गुरु उसको उसकी शिक्षा में लगा देते थे, और वो वहां से डिग्री लेके उसको वो कहा जाता था। इसीलिए आप देखिए, परशुराम से लेके बहुत सारे ऐसे हमारे महान योद्धा और भगवान रहे जो कि किसी और कुल में जन्मे और बाद में उनको किसी और तरह का उन्होंने काम किया। मतलब पंडित होके उन्होंने शस्त्र उठाए हैं, उठाने वालों ने शास्त्र। शास्त्र उठाया है। शाश्वत तो है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी बात जो हम कहते हैं कि बिल्कुल स्किल्स जो होती है ना, जैसे आज भी आप देखिए, जिनकी डॉक्टर फैमिली होती है वो अपने बच्चों को मोस्टली ज्यादातर डॉक्टर्स होते हैं, हाँ इंजीनियर। हाँ तो इसमें कोई बुराई तो ना, अब ऐसा होता तो जो ये नेता बोल रहे हैं, इनके हाँ। खुद के बच्चे बच्चे नेता क्यों बनते हैं फिर? वो बनते हैं। सिंपल सी बात है ना, आप भी तो वही फॉलो करवा रहे हो। हाँ, करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट करेक्ट। उसका उसका फायदा है, क्योंकि जब एक फैमिली में आपको, अगर मेरे को मेरी फिल्मी फैमिली होती तो मुझे बहुत सारी चीजें पहले ही सीखने को मिल जाती ना, बहुत सारे मुझे लिंक मिल जाते। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको जो बाद में, ये तो सर बहुत इसमें विस्तार से बात करेंगे, ये जो लाए ना कास्टिज्म, ये बहुत बाहर से आई हुई चीज। इवन ये कास्ट वर्ड भी इंडिया का नहीं है, हमारे नहीं यहाँ है, ऐसा। नहीं है उसी। वर्ण का ये मतलब अलग होता है, वर्ण होते थे हमारे 4 वर्ण, और वर्ण से आप कास्ट को, दोनों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। सर, वन प्रोफेशन होता था। जी। उसी के आज आधार ही उसी के घर पे होते थे। पदवी मिलती थी आपको। पति मिलती कोई थी, वो तो वन वन वाज अ प्रोफेशन, हाँ। नहीं, ये एक तो जाएगा सर। ब्राह्मण का बच्चा जाके अगर युद्ध कर रहा है तो उसको क्षत्रिय ही कहा जाता था, क्षत्रिय क्योंकि वो कहा क्षत्रिय जाता धर्म था। का पालन कर रहा है। अगर हम्म। वो गले पे बैठ जाके धरना करेगा तो उसको फिर वैश्य कहा जाएगा। तो ऐसा ही था, उसको इन्होंने कास्टिज्म से जोड़ दिया। उसको ट्विस्ट किया गया सर। ये आज का जो आप मूवी में, चूंकि देखिए सर, एज ए मूवी डायरेक्टर जब आप ये सोचते हैं, तो ये बात बताता है कि आने वाले कल में ये मूवी में आएगा और समाज में परिवर्तन होगा। ये इसलिए मैं बहुत खुश हूं आपसे बात करके, इसलिए खुश हूं क्योंकि आप उस एरिया को टच कर रहे हैं, जिस एरिया में जाने के बाद आप समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और सवाल यहां से पूछना चाहता हूं। क्या लगता है कि आजकल इस तरह के मुद्दों पे अगर मूवी बनता है तो विरोध नहीं करना पड़ेगा? विरोध तो मिलेंगे, फिर आप कैसे झेलेंगे, इमोशनली कैसे हैंडल करेंगे? पर देखिए, विरोध हमारे, अगर यही सोचा होता तो शिवाजी महाराज से लेकर वीर सावरकर से लेकर सुभाष चंद्र बोस, सब लोगों ने विरोध सहा है। बट सर, ये हाँ हाँ, बोलिए। हम सिंपल सी बात ये बता रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है,
मैं सच में आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैंने रिसर्च किया, जो भी हम फिल्में बना रहे हैं, मैं एक एक चीज तथ्य के साथ प्रस्तुत कर सकता हूँ कि कुछ भी उसमें ऐसा प्रोपागंडा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपको बताया गया, पढ़ाया गया, वो नैरेटिव आपके दिमाग में सेट हो गया है। तो विरोध के लिए हम तैयार हैं। हर सारी दुनिया को कोई खुश नहीं कर सकता, सब दुनिया का एक खुदा नहीं हो सकता, ये एक्सेप्ट है। और हमारे सनातन ने तो यही सिखाया है सबका। और हम भोले बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा के गण में सब होते हैं, सब होते हैं, राक्षस भी है, भूत भी। दैत्य भी है, सब। तो वो सबके साथ इक्वल व्यवहार करते हैं, तो सबको वेलकम है। जो क्रिटिसाइज करेंगे उनको भी वेलकम है। पर एक बार देखें, बिना देखे समझें, फिर क्रिटिसाइज करें। अगर ऐसे ही नैरेटिव बना लेंगे आप कि यार ये इस पे बना रहे हैं सोमनाथ पे, तो यार ये तो ऐसे ही झूठ होगा। कुछ नहीं, जो सच्चाई है, जो जो भी इतिहास में है, उसको हम एक अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं। और आप उसको देखिए, आप अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है, लोकतंत्र है सर, सबको अपनी अभिव्यक्ति का आजादी है। बट आपको कन्विक्शन है कि ये मूवी लोगों में बदलाव लाएगी, पॉजिटिव? बिल्कुल। सिनेमा सर, मैं आपको बताऊं सर, सबसे बड़ी बात है आजकल, शिक्षा से भी ज्यादा प्रभाव सिनेमा का है। सिनेमा आप देखिए, बिल्कुल। घर में आपके अगर छोटा बच्चा होगा तो तुरंत कुछ भी आ रहा होगा, कुछ भी गाना हो, कैच कर लेता। तो सिनेमा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिनेमा एक सॉफ्ट वो है, जो जैसे आजकल सोशल मीडिया है, तो ये दो माध्यम ऐसे हैं जो आपके बच्चों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। चाहे आप एजुकेशन, क्योंकि वो ज्यादा इंटरटेनिंग है, रीच उसकी आसान है बच्चे के लिए। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं एज एन सोशल मीडिया में, मोटिवेशन देते हैं आप, बड़ी बड़ी जगहों में जाके, कॉलेजेस में जाते होंगे, स्कूल में जाते होंगे। यस तो यस। आप वैसी मेरी एक सिनेमाकार होके देखिए, जो जिस फील्ड में होगा, मैं अपने माध्यम के द्वारा क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, मैं वो करूँ। जो एक फौजी कर रहा, जो मेरे पिता कर रहे थे, वो उनकी ड्यूटी थी। जो आपका काम है वो आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जिस जिस भी क्षेत्र में, कोई नेता है, हमारे बहुत सारे अच्छे नेता है, डेफिनेटली उनकी वजह से आज हमें इतना चीजें मिल रही है, नैरेटिव टूट रहे हैं, तो उन लोगों ने राजनीति में वो कार्य किया। तो हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि जहां जहां पर भी जिस भी फील्ड में है, वो उस फील्ड से अपने संस्कृति, अपने धर्म और अपने समाज की उन्नति के लिए कार्य करे। नहीं सर, आपकी बातों से मैं 1000% सहमत हूँ। अ, कोई ना कोई अगर इस चीज को नहीं उठाएगा, खास करके ये जो सोमनाथ वाला जो, सीरियसली आप अगर कहीं कहेंगे मुझे चलने के लिए, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए, तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा विदाउट बिल्कुल। एनी चार्ज। यहाँ तक कि फ्लाइट का भी खर्चा मैं बियर करूंगा, मैं वर्ड दे रहा हूँ। जी जी। क्योंकि यही मेरा एक वो होगा, कंट्रीब्यूशन होगा बाबा के लिए। वरना मुजबानी भक्त बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चीजें हैं। सो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एक चीज बताइए सर, मैं चिंतित हूं इस बात करके कि अगर जो मूवी हमारी आती है, तो मास में हम कैसे लेके जाएंगे कि सभी वर्ग के लोग देखें, एक रिलीजन से पढ़े, एक रिलीजन से पढ़े, इसको कैसे देखें? हम्म। जी, जो आजकल फिल्म थिएटर में तो सब लोग नहीं जा पाते, हम्म। क्योंकि टिकट महंगी होती है। हम्म। और सब जगह रीच भी नहीं होती, जैसे दूर दराज के इलाके हैं, सब जगह थिएटर्स है भी नहीं। हम्म। तो उसका माध्यम है ओटीटी। और जैसे हम्म। हमारे दूरदर्शन के साथ, अभी दूरदर्शन ने अपना एक ओटीटी लॉन्च किया है, उनके साथ हम्म। हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि उसकी रीच गांव गांव ज्यादा है। तक। तो हम्म। जितने अलग अलग माध्यम है, बाकी हम कुछ सीन्स, कुछ शॉर्ट्स, ट्रेलर वो यूट्यूब वगैरह में डाल सकते हैं, सोशल मीडिया में। तो आजकल हमारे पास ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिससे हम आम लोगों तक भी पहुंच सकते हैं अपनी फिल्म का संदेश लेके। ये कब कब रिलीज हो रही है मूवी? ये अभी बनेगी, अभी तो रिसर्च राइटिंग चल रही है। अच्छा इट्स अ ठीक है। बिग बिग फिल्म, एंड बजट भी हमको अरेंज करना है, एक बात बताइए क्योंकि सर, ये बजट, ये जो बजट की बात है, ये फंडिंग आप, चूंकि ये लोगों को सीखने वाली बात है, बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए। और पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, चूंकि बाबा का आशीर्वाद है, कभी आपका काम रुकेगा नहीं, ना रुका भी होगा, राइट? ये कैसे फंडिंग आप लोग अरेंज करते हैं, कैसे? ये फंडिंग का क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ अदर अदर फील्ड के भी लोग होते हैं, बिजनेस से होते हैं, कुछ अलग फील्ड में लोग होते हैं, जिनमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, मतलब सिनेमा में, क्योंकि सिनेमा सबको आकर्षित करता है सर, ये तो आप जानते हैं। हम्म। क्योंकि हम्म। सिनेमा प्रभाव डालता है, तो हर हम्म। व्यक्ति इससे किसी न किसी माध्यम से जुड़ना चाहता है। तो हम्म। बस जब आया था तो मुझे पता नहीं था हम्म। कि कैसे प्रोड्यूसर मिलेगा। लेकिन जब हम्म। आपके पास अच्छी कहानी होनी चाहिए, और हम्म। आप जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, उनमें से किसी से बात बनती नहीं बनती, बट इसके कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है।
प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, मतलब पैसा लगाने वाला। हमारी फील्ड में ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना बिजनेस में कि एक प्रॉपर फील्ड में ही है बंदा, फील्ड में ही इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन सिनेमा ऐसा है कि सिनेमा में कोई भी फील्ड का, इसलिए हमारे यहाँ पे जितने प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनमें बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे अदर फील्ड से हैं, स्टॉक से हैं बहुत सारे, तो बिल्डर्स हैं। तो इसमें क्या है कि कहीं से भी कोई आ सकता है। आप और हमने खुद से भी मतलब अपना भी घर बार सब दांव पे लगाया है ऐसा, अरे मतलब। भाई, आपके घर बचा लेंगे। मैं भी अपने घर बड़ी मुश्किल से भी बचाया है, क्योंकि मेरे भी स्टार्टअप जी का भूत सवार था। सर, जी। एक मिसकंसेप्शन है कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता रहता है। ये कहाँ तक सच है? ये, हाँ, पहले था ऐसा, पहले बट था। अब ना के बराबर है ऐसा, मतलब अब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं। पहले तो बिल्कुल सच है इसमें, हाँ। सच्चाई है। 90s तक, 2000 तक ऐसा था। और उसकी कितने सारी खबरें, अटैक हुआ, प्रोड्यूसर एक्टर्स को धमकियां आती थी, राकेश रोशन पे हमला हुआ, एक दो गुलशन कुमार जी की हत्या हुई, तो इसमें जग जाहिर है। लेकिन अब ये चीज खत्म हो चुका है काफी हद तक। लेकिन तो अब, ऐसा नहीं। हाँ, वो और सही। अभी जब से गवर्नमेंट आई है, जीएसटी टैक्सेशन, तो बहुत सारा ब्लैक मनी वाला काम तो उतना ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आपको वो उतना दिखा पाना कैश में। तो अभी ये चीज तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की कि सख्ताई है, इतनी आसानी से मतलब उतना अंधा नाच नहीं है कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो जवाबदेही बनती है अभी। तो अभी इतना, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे जगह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी फील्ड से लोग हैं जो इसमें फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति कॉर्पोरेट हैं, तो कॉर्पोरेट तो सारे, रिलायंस है, बहुत सारे रिलायंस। कॉर्पोरेट्स। हाँ, रिलायंस रिलायंस तो पैसा लगा रहा है। जो रिलायंस मेरा क्लाइंट भी है, रिलायंस जी पैसा लगा रहा है। उनका तो एंटरटेनमेंट ही अलग सा है, प्रोडक्शन हाउस ही अलग सा। जी जी, उनका। श्योर। और वो लोग भी बहुत अच्छे इस तरह के सब्जेक्ट्स को पुश करते हैं। अभी बहुत सारे जैसे होते हैं ना सर, बदलाव हर जगह आ रहा है, हम अकेले नहीं कर पा रहे, हमारे पीछे भी ऐसे लोग हैं। अगर आप सोचो छावा बनी है, तो उसमें किसी ने तो दाव लगाया है। वो फ्लॉप भी हो सकती थी, 100 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए फिल्म बनाने में लगते हैं, लेकिन वो रिस्क लिया है। हम बहुत बार प्रोड्यूसर्स को रिकमेंड नहीं करते कि हम भूल जाते हैं, हम डायरेक्टर की बात करते हैं, हीरो की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो उसमें पैसा लगाता है। क्योंकि जब फिल्म पिट जाती है, तो सिर्फ उसका घर दिखता है, वो सही खाली बात है। बिस्तर बैठा होता है, कोई इसको पूछने वाला नहीं होता। तो प्रोड्यूसर्स सबसे जरूरी है, सबसे डेयरिंग का काम प्रोड्यूसर्स का होता है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है बड़ी अनसर्टेन है, मतलब ये शेयर मार्केट की तरह, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि 100% रिटर्न आएगा ही आएगा। बहुत कम चांसेस है। कितनी फिल्में हिट होती हैं आपको पता ही है, बहुत कम फिल्में हिट होती हैं। तो रिस्क तो है। सर, एक छोटी सी बात है। आप लोग कास्टिंग कैसे करते हैं? मतलब जो जैसे जो शिवा का चीजें हैं, क्योंकि मैं वो वाला सीरियल कई बार देखा हूँ, जो महादेव। जी जी महादेव सीरियल कई बार देखा हूँ, मतलब एक बार नहीं, मतलब कई बार देखा। वो मेरा मोबाइल में लोडेड है। और जब मैं जी जी फ्लाइट में जाता हूँ तो मेरा स्टाफ मेरा ये उस पे डाल के भेजते हैं कि जैसे ही इनकी आंख खुलेंगी कोई ना कोई उसमें से रैंडमली देखेंगे। आप लोग कास्टिंग कैसे करते हैं ऐसे? जी। हाँ, आपने महादेव की बात की, तो जो उसमें महादेव बने मोहित रैना, मोहित अश्विनी रैना, हाँ। जब, वो आज आप इमेजिन करो ना, अगर साकार रूप अगर शिव का अगर आप इमेजिन करो, तो तो वही आपको आते ऐसा लगेगा कि वही है। वही आते तो वही आते कितनी ये। सटीक कास्टिंग है। पहले राम जी थे, राम को इमेजिन कर दो, अरुण गोविल जी आते हैं, अरुण कृष्ण गोविंद को, आते हैं, हाँ। तो नीतीश भारद्वाज आते हैं, कृष्ण को इमेजिन करते हैं। तो हाँ, ये कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, कास्टिंग हाँ, सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आपने कास्ट सही नहीं किए, लोग जैसे होते हैं ना, हाँ, हर, जैसे कंपनी है सर, आपको मैं आपकी कॉर्पोरेट की भाषा में बताता हूँ हाँ, हाँ, कि अगर कोई कंपनी चला रहा है, तो उसके पास पैसा है, जन है, सब कुछ है। लेकिन अगर सोचिए, अगर वो सही से अपने स्टाफ नहीं चुन पाए, मार्केटिंग वाले सही ना चुन पाए, अपने अकाउंट वाले, अपने प्रोडक्शन वाले सही कैंडिडेट्स को ना चुने, तो उसका सारा पैसा, उसका सारा विजन, उसका सारा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सब टीम वर्क होता है। तो सेम विद द कास्टिंग, अगर आपकी हाँ, कास्टिंग सही नहीं हुई, मतलब आपके एक हाँ, एक करेक्टर में वो दिखना चाहिए वैसा, वो वैसा बोलना चाहिए, तो उसमें कास्टिंग में बहुत काम होता है। पहले बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, उससे शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होती है उनकी वर्कशॉप कराते हैं, उसमें से फिर देखते हैं कि कौन उस कैरेक्टर में जा पा रहा है। जिस कैरेक्टर में हमें वो किरदार मतलब जैसे दिख जाता है कि भैया ये महादेव ही लग रहे हैं, तो हाँ, फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हाँ, एक अच्छी फिल्म बनती है, जिसमें चाहे आप देखिए गब्बर में, गब्बर आज तक हमारे जहन में है। हाँ। अमजद खान के अलावा हम किसी को नहीं इमेजिन करते, तो क्या मैं- कास्टिंग हुई होती, जय वीरू, एवरी कैरेक्टर जो शोले का है वो सब। तो कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत है। और ये सेम हर जगह लागू होता है सर, ये।
हर जगह ऑडिशन आप, प्रोसेस। तो ऑडिशन कैसे करते हैं आप लोग इसके लिए? ऑडिशंस मतलब दो तरीके से होते हैं। जैसे कहीं पे सेंटर्स पे मुंबई दिल्ली जो कुछ गढ़ है, मंडी हाउस, वहाँ पे हम लोग लोगों आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं, कैमरा लगा होता है, डायलॉग्स दिए जाते हैं। और आजकल क्योंकि डिजिटल हो गया है कोविड के बाद से, तो मैक्सिमम अब क्या होता है कि वीडियो ही बना के देते हैं। जैसे हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे डायलॉग्स दिए जाते हैं और वीडियो बना के वो कास्टिंग एजेंसी को भेजता है, तो वहां से फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को फिर विजिट करवाते हैं। फिर उसमें से फाइनल किया जाता है, देन उनके साथ वर्कशॉप भी होती है। तो ये पूरा ओह, एक प्रोसेस होता है कास्टिंग तो का। एक कास्टिंग एजेंसी है, आप लोगों से पैसा लेता है? हाँ, उनको हम एक फीस देते हैं कि भैया आप एक फी देते हैं? कास्टिंग, ये आपकी फीस है। और बाकी हम उनको पेमेंट आर्टिस्ट को सीधे देते हैं। तो ये तो एक सर, एजेंसी करती है कास्टिंग, यस सर बिल्कुल। देखिए, आप, आपकी बात से ये लगा कि जो प्रोड्यूसर है और जो कास्टिंग एजेंसी है, वो दोनों अलग अलग एंटिटी है, बिल्कुल। राइट? तो ये कास्टिंग काउच से प्रोड्यूसर कैसे कनेक्ट हो जाता है? कास्टिंग काउच सर, मतलब कास्टिंग काउच हर फील्ड में होती है सर। मतलब अब ये तो इंसान के ऊपर है, मतलब जो पैसा लगा रहा है तो उसका पकड़ तो होती है उसकी, मतलब उसके बिना हाँ। किसी का सिलेक्शन होगा नहीं। हाँ। क्योंकि ऐसे तो फाइनली उसने ही देने, कास्टिंग एजेंसी को ही देने। तो ये हाँ। जैसे कुछ देखिए, जैसे हर फील्ड में कुछ गलत लोग आते हैं जिनका अलग उद्देश्य होता है कि फिल्म में ग्लैमर भी है, चकाचौंध भी है, जगह छोड़ है। ठीक है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके वो लोग इस तरह के काम करेंगे, तो वो लोग ऐसा, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा, ये सच्चाई है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और जो सुशांत, लॉन्च हाँ, करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ठीक। पैसा कमाना, मेहनत से पैसा आता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा आता है, ठीक। पैसा थोड़ा ज्यादा आता है, तो हमें ज्यादा चैरिटी भी करना चाहिए। आप इसको ठीक। कैसे समझते हैं? सुशांत वॉज अ वेरी बिग शिव भक्त। जी जी। तो इसको आप क्या सोचते हैं कि पैसा कितना ज्यादा है मूवी में? अगर तकदीर हिट हो जाए तो कितना ज्यादा है? हाँ सर, ये बात तो है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, आप बिजनेस के हिसाब से भी देखें कि आप देखिए जो भी बिजनेस ना, जिसमें सब जितना ज्यादा रिस्क है, हाँ। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसमें उतना ही ज्यादा रिटर्न है। ओ। जो हाँ। सेफ बिजनेस होगा उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। तो हाँ। यहाँ पर ये बात भी है कि रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन जब फिल्म निकलती है तो डेफिनेटली इसमें 10 गुना, आप सोच नहीं सकते कि एक 10 करोड़ की फिल्म 100 करोड़ भी कमा लेती है, 200 करोड़ भी कमा लेती है। तो बिल्कुल सही बात सुशांत सिंह ने कही। और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग चैरिटी करते हैं, नो डाउट, इसमें अक्षय हाँ। कुमार भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। मुझे लगता है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह पे देखिए, हम लोग ना सब लेके कुछ नहीं जाने वाले। तो मुझे लगता है कि हम जो भी कमा रहे हैं ना, तो कितना आप यूज कर लेंगे सर। मतलब आप सोचो, आप जिंदगी में कितने घर बना लेंगे, कितनी गाड़ियां रख लेंगे, कितना पैसा यूटिलाइज कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आदमी को एक लेवल पे, जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि एक भाग आपको समाज के लिए रखना चाहिए दान का। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी सोच है और ये करते हैं बहुत लोग, और हर फील्ड के लोगों को करना चाहिए कि अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो एक हिस्सा आप समाज को डोनेट करें, और वो आपके ही पुण्य में लगेगा, क्योंकि इस पर तो जाना है खाली आती। अनूप सर, आपने बड़ी बात कही। मेरे दादाजी का जो सेवा करता था व्यक्ति, वो उसके गांव के नजदीक जो खेत होता था, तो दादाजी कहते थे कि ये तेरा हो गया, तू बो, तू कमा, तू खा। आज इतनी भूख लगी है कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। वो बिल्कुल। पता नहीं ये क्यों है। मतलब प्राण बिल्कुल अटके हुए हैं, मतलब प्राण हाँ। जाने वाले हैं, तब भी आदमी हम्म। सोच रहा है कि यार, कल कितना नुकसान हो गया। मतलब ये है, ये चीज जो है, एटलीस्ट मैं बताता हूँ कि बड़े शिव भक्त होने के बाद मैंने सबसे बड़ी चीज जो शिव से ये सीखी, देखिए सबसे पावरफुल देवता, सारी चीज उनके पास है, और कहाँ बैठे होते हैं? पहाड़ पे। बिना वस्त्र हाँ, के कपड़े पे, हाँ पहाड़ों में हाँ। बैठे, पहाड़ों में बैठे, जंगल में बैठे। भस्म लपेटते हैं बहुत। भस्म का मतलब क्या है? ये जो तुम्हारे लिए जितनी मेटेरियलिस्टिक चीजें है ना बेटा, ये सब भस्म, उनके लिए भस्म बराबर है। सब एक दिन हाँ। भस्म हो जाएंगी। हाँ। सब राख है। जिस राख के ढेर पे आप लोगों को इतना गुमान हो रहा है, वो तो वो रगड़ने के लिए काम आएगा। बात खत्म, बात वामन खत्म। की वामन की खोपड़ी, जिसमें इतना ज्ञान होता है, उसकी खोपड़ी पे वो भिक्षा मांगते हैं जो उनके। हाँ। हाँ। तो मतलब शिव का जो विजन है ना, तो शिव को ऐसे जानो। तो शिव से मैंने ये चीज सीखी है कि कुछ यहाँ नहीं रहना, सब कुछ शून्य है। और जितना आप जो कर सको अपना जीवन में
बिल्कुल पैसा बनाओ, अपने परिवार बाल बच्चों को जो भी देना है देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी समाज, क्योंकि यहीं से कमाया है ना आपने, यही इसी दुनिया से कुछ लेके तो ना आए थे। तो लेके जाइए, मुझे लगता है कि लोगों की दुआओं में आप रहेंगे। मेरे साथ जिसने भी अच्छा किया, आपके साथ भी जीवन में जिसने अच्छा किया होगा, क्या आप उन्हें भूल गए? बिल्कुल याद रहता होगा, यार इस बंदे ने मेरी मदद की थी, और आप उसके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, कर्मा में, दुआओं में। कर्मा, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म ही है जो, आज तो सारी दुनिया, आजकल ये जेनजी बच्चे भी कहते हैं ना कर्मा इज अ बिच, मतलब इस तरह के, मतलब कर्मा है, तो कर्मा है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। और एक भूख जो है ना इंसान की, वो एक, कितना खा लोगे सर आप, बाकी तो सड़ ही जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये कंटेंटेड सोल बोल रहे हैं आप सर, जो आप बोल रहे हैं ये मतलब कंटेंटेड सोल है, मतलब ये ऊपर वाले की मेहर है, शिव की आशीर्वाद है जो आप ये बोल रहे हैं, और उन्नति तो आपकी लिखी हुई है। जी जी। तो सर आपसे जो बातें हो रही है बड़ा मिस्टिकल हो रही है, आपके विजन, आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी गोल बहुत क्लियर है। कोई जो आप बात बता रहे थे कि शिव के लिए, तो कोई आपके साथ में कोई हो, चीजें हो जो आप लोग शिव पे काम कर रहे हैं, चीजें काम कर रहे हैं, है कोई ऐसा एग्जाम्पल? जी जी। अभी मैंने एक बड़ा गाना शूट किया है, हंसराज रघुवंशी सब जानते होंगे, बड़े फेमस सिंगर हैं। हाँ हाँ हाँ, पता है, हाँ। हाँ, बड़े बड़े गाने गाए उन्होंने, तो उन्होंने हमारे लिए एक शिव भजन गाया है, जो अच्छा काफी बड़ा, डांसर्स वगैरह, तो काशी विश्वनाथ में और नासिक में हमारा एक गाना शूट हुआ है, जो कि इस साल हमारी फिल्म है शुक्र दोष, जो आने ओके। वाली है, उसमें हाँ वो वही गाना बोल। आएगा। और एक गाना मेरा सारेगामा भक्ति पे है, भोले की धुन, वो जरूर वो गाना सुनिएगा, आपको मतलब बहुत प्यारा गाना लगेगा वो। बोले तेरी धुन लागी मन बैरागी। वो जो मैंने केदारनाथ में शूट किया था, पूरे केदारनाथ की यात्रा है उसमें, पूरे केदारनाथ के, आपको केदारनाथ के वहां पे पूरे पूरे दर्शन मिलेंगे, सब कुछ, पूरी जर्नी यात्रा से लेकर। तो ये, और ये इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये गाने ना अपने आप बन गए, ओ, मतलब कोई प्लानिंग कैसे? नहीं थी। जैसे हम्म। जैसे कि मैं जब हमारा कि केदारनाथ जाना है इस बार, मैंने मतलब 10 ज्योतिर्लिंग किए हुए हैं। तो हम्म। 2 ज्योतिर्लिंग रहते हैं हमारे, रामेश्वर और मल्लिकार्जुन। तो मेरे दो जब जाने मेरे की प्लान, मेरे तीन रहते हैं, बट मल्लिकार्जुन रामेश्वरम में कर चुका हूँ। आप विश्वास तो मैंने, करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू वहीं से कीजिएगा जहां सब कर रहे थे। तो जिस दिन रामेश्वरम में जिस दिन रामेश्वरम में मुझे दर्शन करना था, एक वीक पहले दिल्ली पुलिस से फोन आया कमिश्नर ऑफिस से कि हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, आप आ जाइए। उसी दिन मेरा दर्शन लिखा हुआ था। वेलफेयर कमिश्नर जो आईपीएस है बोला, सर मैं अवार्ड लेने मैं असिस्टेंट को भेज दूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मुझे रामेश्वरम जाना है। अब बड़ी मुश्किल से तिथि लिखी गई है। हाँ, आप बताइए, कुछ बोल रहे थे, हाँ। तो हम लोग केदारनाथ जाने वाले थे, तो मैं सडनली अपनी फिल्म के म्यूजिक पे काम कर रहा था। तो हाँ। सडनली मुझे ना एक गाना मेरे दिमाग में आया। तो मैंने ऐसे ही, मैंने कहा गाना, हमने अपना स्क्रैच तैयार करते हैं हम लोग, तो वो गाना तैयार किया। तो मैंने ऐसे ही बोला, और आप देखिए इसमें इंटरेस्टिंग, आज ईद है, तो वो जो लड़का सिंगर था वो मुसलमान था, अच्छा। अ, हरमन राजन करके। तो उसको मैंने ये गाना सुनाया कि ये ना ऐसे, मैंने कुछ शिव भजन सोचा। उसको इतना अच्छा लगा, उसने बोला कि अनूप सर, मुझे ना आप ये वाले गाने मत देना भले ही फिल्म के, मैं ये गाना गाना चाहता हूँ, ये शिव भजन। मैंने कहा यार, मैंने कहा एक मुसलमान आदमी कह रहा है, तो मुझे लगा कि ये भजन में कुछ बात है। फिर मैंने इसका स्क्रैच उससे रिकॉर्ड करवाया, और उस वक्त कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी। मैंने अपने एक्टर को बोला कि उसी के साथ मुझे जाना था, मतलब। तो मैंने कहा कि देहरादून से ही मैंने कैमरा वाले बुला लिए, और मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, मैंने बाबा पे छोड़ दिया सब। मैंने कहा ऐसे ऐसे गाना है, ये स्क्रैच है, और तुमको शूट करना है, मैंने समझा दिया, तुमको एक्ट करना है, और जहां जहां हम यात्रा करते जाएंगे, और उसमें हम लोग इसको कवर करते जाएंगे। और किस्मत देखी ऐसे कि हमें ड्रोन, मतलब ऐसी ऐसी परमिशन मिल गई, जो सर आप सोचो प्लानिंग करके भी नहीं मिलती, मतलब आपके इरादे नेक होते हैं, जब बाबा का आशीर्वाद था, तो हमें ऐसी ऐसी फुटेज मिल गई, ऐसे ऐसे शॉट्स मिल गए, और वो गाना बस ऐसे ही तैयार हो गया। और गाना जब लाके मैंने म्यूजिक कंपनी को भेजा, तो उन्होंने विद इन 10 मिनट भी नहीं लगाया, बोला ये गाना हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ये गाना हमको चाहिए। वो अपने आप बना, और वो गाना आप जब सुनेंगे तो आपको उसका विजुअल भी बहुत अच्छा लगेगा, भोले की धुन करके सारेगामा भक्ति में है। तो आप सुनिएगा, तो ऐसे चमत्कार होते हैं बाबा के।
बिल्कुल सर, उसका उस वीडियो का लिंक हम इसमें अपने इस पॉडकास्ट में जरूर नीचे डालेंगे। मैं अपने उसका लिंक अपना यूट्यूब में डालूंगा, उसका लिंक हर जगह जाऊंगा, एंड आप परमिशन देंगे तो अपने प्रोग्राम में भी चलाऊंगा। जी राइट। जी बिल्कुल। ये जो शुक्र दोष है, ये मूवी क्या है, ये इसमें क्या है, व्हाट इज दैट? ये एक रोम कॉम है। मतलब ये कहानी क्या है, जैसे शुक्र, जैसे सनी दोस्त के बारे में सब जानते हाँ, हैं। वही सनी तो दोस्त तो सुना था, शुक्र दोस्त क्या होता है? हाँ, शुक्र दोस्त बहुत बड़ा। और शुक्र, आप जैसे आप जानते हैं कि शुक्र जो है ना हमारी लाइफ में जितना भी जो फेम है, जैसे जो हम्म। आपका मेरा काम है, हम्म। नाम, इज्जत, पैसा, ये सब शुक्र से जुड़ा हुआ है। ओ। तो ओ। तो जब शुक्र दोष लगता है तो फिर वो चीजें डिले होती जाती हैं। तो ये हम्म। उसके ऊपर कहानी है कि उस जो हमारा कैरेक्टर मेन हीरो है उसको शुक्र दोष लगा होता है। तो शुक्र में क्या होता है, शुक्र करता है प्रेम से। शुक्र शुक्र जो है प्रेम के भी देवता है। ठीक है। तो जब आपको अपना प्रेम मिलता है, जैसे हम नहीं कहते कि यार उसकी शादी हो गई तो उसकी जीवन मतलब उसकी पत्नी आई उसके जीवन में और यार उसकी उन्नति आ गई। ठीक है बिल्कुल। ना। तो प्रेम तो हमारे यहाँ आप समझिए शिव शक्ति, सबसे पहला प्रेम विवाह ही शिव और सती का था। हाँ हाँ, फर्स्ट लवर ठीक है। वही है, हाँ। प्रेम तो हमारे अलग ही स्थान मिला है, हमारे कृष्ण जी हैं। तो वे तो शुक्र में उसी से संबंधित ये कहानी है। तो वो कैसे अंधविश्वास में ट्रैप होता है, फिर उसको बड़ी प्यारी जर्नी है। अपनी माँ के लिए एक गरीब नाई जो होता है उसकी कहानी है। सुंदर असोपा करके नाम के एक छोटा सा नाई होता है रजवाड़ों का। अब उसका घर टूटने वाला है, उस घर को उसको बचाना है और उसके लिए वो कैसे संघर्ष करता है। तो बड़ी प्यारी एक छोटी सी मध्य प्रदेश में ओरछा में भोपाल में खजुराहो में शूट हुई है। और इसमें बहुत हमने कल्चरल वो दिखाया है। इसमें हमने खजुराहो के मंदिर भी दिखाए हैं। और इसमें बड़ी प्यारी लोकेशंस है, बहुत प्यारी स्टोरी है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। कैलाश खेर ने गाने गाया है, जावेद अली जी ने गाना गाया है, हंसराज जगवंशी ने गाना गाया, शिव भजन इसी के अंदर है। तो बहुत प्यारी फिल्म है। और ये भी एक ब्लेस्ड था कि ये कहानी लॉकडाउन के दौरान मेरे पास आई और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने इस पे ये नहीं फिल्म बनाई जो कि नहीं अभी सर, इस साल रिलीज होगी। जहाँ शुक्र है और सेक्स ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो नेचुरली हाँ खजुराहो तो आना ही था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। प्रेम का वो भी एक पार्ट है। हाँ, पाठ प्रेम का अंतिम पड़ाव तो वही है। और बिल्कुल। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, बट उसमें उसमें तो कोई। हमारी फिल्म फैमिली है। हमने मेरा यूए सर्टिफिकेट है फिल्म का। तो हमने कुछ भी ऐसा, मैं किसी भी फिल्म में ना, मेरी जितनी भी फिल्में हैं तो मैं फैमिली ओरिएंटेड फिल्म ही बनाता हूँ, चाहे सब्जेक्ट कितना बोल लो। मुझे बहुत सारा चीजें नहीं दिखानी होती। मेरा ऐसा है कि मेरी फिल्म पूरी फैमिली बेझिझक होकर देख सके कि यार अनूप सर की फिल्म आई है तो घर का बच्चे के साथ आप देख सकते हो। तो नहीं, हमने बिल्कुल जो सही है सर। बताया है बड़ी स्मार्टली बताया है। हाँ, जो है सो, जो मैसेज है सो है। जैसे हाँ मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, ये सारी चीजें आप तमिलनाडु में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, जब बेटी का पहला पीरियड आता है तो वहां पे फेस्टिवल मनाते हैं, पूरे गांव भर के लोगों को खिलाते हैं, एंड भगवान से प्रे करते हैं कि मेरी बेटी की वो पीसीओडी कभी ना हो, उसके ओवरीज इतना काम करे कि वो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करने में उसको बहुत बहुत फायदा मिले। और यही जी जी। कारण है कि सर देखिए, बहुत सारे डिजीज, ओवरीज अच्छा काम करने का मतलब, पानक्रिया अच्छा काम करने का मतलब आप डायबिटीज से बताते हो। आपको मैं क्या बताऊं सर, अगर फीमेल का डायबिटीज 8 और 7 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि वो कंसीव करना उसके लिए बहुत रिस्की है, और कंसीव जी। कर भी गई तो बच्चा नॉर्मल होगा, ये भी बहुत मुश्किल, कहना बहुत मुश्किल है। सो ये सारी चीजें तो रही है, यही तो बोल्ड टॉपिक है, यही बोल्ड टॉपिक है, ये सारी चीजें। एंड आई एम श्योर जिस तरह से आप कंटेंट बता रहे हैं शुक्र दोस्त का, आई एम श्योर वो बड़ी फनी मूवी होगा, जैसे आपने ह्यूमरस होगा। रिसेंटली ओ माय गॉड देखी है, हाँ हाँ, देखिए, तो हाँ। उसमें डेफिनेटली मुद्दा बहुत वो था, सेक्स एजुकेशन को लेके हाँ बताया गया था। हाँ हमारे यहाँ की सर जो काम सूत्र है वो सेक्स एजुकेशन ही है। हाँ, वात्स्यायन, हमारे हाँ। यहाँ सेक्स, काम को, काम भी धर्म का एक पार्ट है। संसार की उत्पत्ति उसी से है। तो हमारे यहाँ काम को भी बड़ी इज्जत से देखा है। कई बार कोई बहुत बोलते हैं यार तुम्हारे तो काम सूत्र मतलब इस चीज के बारे में बात की गई, जबकि और धर्मों में इस चीज के बारे में बात नहीं, उस तरह से नहीं की जाती। बट सनातन में हम हर चीज पे बात करते हैं। हर चीज का शास्त्र है हमारे यहाँ पे। वास्तु शास्त्र अलग है, काम शास्त्र अलग है। हर चीज में नॉलेज, एवरीथिंग इज नॉलेज।
और सनातन में जो धर्म का अर्थ होता है सर, वो रिलीजन नहीं होता। रिलीजन और धर्म दोनों अलग है। धर्म होते हैं हमारे कर्तव्य, हमारे हम्म। 108 धर्म होते हैं, जिसमें पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, पत्नी का धर्म है, भाई का धर्म है, गुरु का धर्म है, शिष्य का धर्म है, ऐसे करके 108 धर्म आते हैं। हमारे यहाँ धर्म ये होता है, रिलीजन नहीं होता। हमारे टाइम में कोई रिलीजन था भी नहीं। पेड़ों को पूछते थे, सन को पूछते थे, नेचर को पूछते थे, बस था ही वही चीज। और ये सच्चाई है, इसी से सब कुछ चल रहा है। आपका विज्ञान सब इस प्रकृति के ऊपर ही टिका हुआ है। बिल्कुल, वो तो बहुत अहम सत्य है, वो तो बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा वाला सत्य है इस पे वो तो, सर वरना। मैं डेफिनेटली चाहूंगा, इस पे हम लोग एक बढ़िया सा पॉडकास्ट अलग से करेंगे। और मैं आपको एक दो लोग ऐसे दूंगा जो मेरे राइटर है, शुक्रदोष, जिन्होंने फिल्म लिखी है। उन्होंने इतना रिसर्च किया हुआ, इतने इंटेलिजेंट आदमी है, जिन्होंने धर्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, भगवान, बहुत रिसर्च किया हुआ। अभी वो गीता को डिकोड कर रहे हैं, कोडिंग के थ्रू बच्चों को इजिली, मतलब गीता गीता डिकोडिंग पे काम कर रहे हैं। वो राइटर हैं, इस फिल्म के भी मेरे राइटर हैं। उन्होंने बहुत सारे माइथोलॉजिक सीरियल भी लिखे हैं, जय हनुमान करके। तो मैं आपको उनका भी कांटेक्ट दूंगा, तो उनसे भी आप मतलब इन सब चीजों पे आप पॉडकास्ट कर सकते हैं। मुझे ना ना, लगता है बहुत बिल्कुल अच्छी बात है। जब आपका मेरे पास आया तो मुझे नहीं पता था कि एक सनातनी और एक शिव भक्त से मैं मिलने वाला हूँ। तो ये बाबा का आशीर्वाद कमाल है। है। वो उन्हीं का मिला था देता, सर। कहते हैं ना, मतलब हम लोग, एक ना हरियाणा में कहावत होती है, हम लोग बोलते हैं भोले भोले की फौज करेगी मौज। तो भोले की फौज अपने आप बन जाती है। इत्तेफाक से मेरे बहुत ज्यादा लोग जो है ना, मेरे बहुत सारे कई लोग काम करने वाले प्रोड्यूसर, वो सब शिव भक्त हैं। हम लोग जब मिलते हैं, और ये जो गाना था ना, तो हंसराज रघुवंशी वाला, ये हम हंसराज रघुवंशी से नहीं करवा रहे। हमने कहा यार कहाँ गाएंगे, वो उतने बड़े आदमी, और वो फिल्मों के लिए गाते भी नहीं है। अब अभी तक उन्होंने गाया नहीं था। तो ऐसे ही किसी ने कहा, मेरे एक्टर ने कहा कि अरे सर आप भेज के तो देखिए, इतना प्यारा भजन है, वो मना ही नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही उनके पास भजन गया, तो उनकी पत्नी ने बोला कि ये भजन, उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि हंसराज जी गाएंगे, बहुत प्यारा भजन है। तो वो लोग तुरंत वहीं पे रेडी हो गए। तो ये बाबा का कनेक्शन था, और वो आ गए, आए बॉम्बे में आए, हमसे मिले, बहुत अच्छा उनका नेचर था, और बहुत सारी बात हुई बाबा के ऊपर। तो उन्होंने गाना गाया, और गाना जब आएगा डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको। नहीं सर, वो आप मुझे जरूर बताइएगा, जरूर जी। बोलिएगा। छोटा मोटा गिलहरी का कंट्रीब्यूशन मैं भी करूंगा उसमें, क्योंकि बाबा से रिलेटेड है। मुझे और सारी बहुत दुनिया में, हाँ, मुझे बहुत सारी। अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ आप एक मोटिवेशन देने वाले व्यक्ति ही नहीं है, उसके साथ में आपको जितनी नॉलेज है, आप जितने अपने धर्म, अपने संस्कृति के लिए खड़े हैं, आपको इतनी नॉलेज है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। नहीं तो, और मैं चाहूंगा कि आपको, और जो भी मेरे संपर्क में अच्छे लोग हैं जिनको इस चीज में नॉलेजेस है, चाहे सिनेमा से संबंधित, तो मैं आपको उनसे कनेक्ट कराता हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये आपका जो पॉडकास्ट है, जितने भी आगे हो, आपका चैनल ग्रो करे। क्योंकि जैसे हमारा जो राइट विंग है, जो हमारी संस्कृति, जो अच्छे ब्लॉग्स बना रहे हैं, जो अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों तक पहुंचने चाहिए। उसमें हम लोग भी, हमारी अच्छी बात है कि हम इंडस्ट्री में है। मैं आपको हमेशा एसोसिएट करके रखूंगा अपनी थैंक जो यू सर। आने वाली फिल्मों में है। उसमें भी मैं हम आपसे जुड़ गए, तो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे एज एन सिनेमा, और आप अपनी तरफ से। ऐसे ही जीवन ऐसे चलता दुनिया ऐसे ही बनती है, ऐसी ही बनती है सर, है। ऐसी ही एक और एक बनती है। बन के 11 बनेंगे हम। नहीं नहीं, वो तो हम लोग भाई हैं, मतलब उससे ऊपर तो कुछ, शिव से ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि मैं बात बोलूंगा तो काफी लोग नाराज होंगे, तो मैं नाम नहीं लूंगा। एक संस्था था, वहां शिव जी की अच्छी मूर्ति है, बहुत प्यारी मूर्ति है। तो मैं अपना प्रोग्राम जब करता था, तो 2 दिन का, तो थर्सडे नाइट, तो थर्सडे फ्राइडे मेरा प्रोग्राम होता है, फ्राइडे सैटरडे, तो थर्सडे नाइट को जाता था, तो वहां जाता था। तो शिव जी का मंदिर था, और एक व्यक्ति विशेष थे, उनकी भी पूजा होती थी। मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा है, और वो किसी को ठेस क्यों पहुंचाना। तो मैंने उनसे पूछा उस दिन कि शिव जी की मूर्ति कहाँ गई। तो उन्होंने वो मूर्ति उठा, पिक्चर को देता, यही तो शिव जी हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद से जाना बंद कर दिया मैंने। लेकिन
अभी मैं लास्ट थर्सडे फ्राइडे, मतलब मैं बात करता हूँ 10 दिन पहले की बात, 10 दिन नहीं, लास्ट वीक की बात होगी। 24 25 को था, तो 23rd को संडे था, तो 23rd को मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो मेरा एचआर हेड है, एक कंपनी के एचआर डायरेक्टर है, सीएचआरओ। तो हम लोग बात करते हैं, बिना किसी कारण से बात करते हैं, बिना किसी कारण से। तो ही से राठौर सर, आप वहाँ जा रहे हो ना, तो चले जाना वहाँ पे। बोला ठीक है। मैंने बोला वहाँ शिव जी का मूर्ति है क्या? चला गया इसलिए नहीं जाता था। बोला लग गया है। बोला हाँ, तो फिर मैं पक्का जाऊंगा। मतलब शिव से ऊपर कोई नहीं, शिव से ऊपर कोई नहीं। मैं अपना ऑफिस दिखाऊंगा आपको। मेन गेट पे शिव जी का मंदिर लगाया, मंदिर है, वो भी 4 फुट का। अरे ग्रेट, मैं हाँ। आऊंगा। आपका दिल्ली हाँ, में है ऑफिस? दिल्ली में है सर, जरूर आइएगा। हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली हाँ। आता ही रहता हूँ। मेरी फैमिली, मम्मी पापा उधर ही हैं। तो मैं अच्छा। दिल्ली आऊंगा। और जैसे आपने बात की ना शिव जी की, तो आप हाँ। एक चीज देखिए कि आप ना इतिहास के किसी भी, आप मोहनजोदड़ो से लेके हड़प्पा संस्कृति कहीं हाँ। चले जाइए आप, दुनिया से पुराना शास्त्र उठा लीजिए, पुराने से पुराने दुनिया भर के कई खुदाई हुई है, शिवलिंग, पशुपति, सील्स, ये सब जगह मिली है। तो मतलब शिव इतने आदि अनंत है कि जब से मानव सभ्यता का इतिहास मिलता है, तब से शिव मिलते हैं। शिव अलग अलग रूपों में, लोगों को पता नहीं, जापान में भी शिव पूजे जाते हैं, रशिया, अलग अलग नामों से, अलग अलग उससे। और कुछ ऐसे भी है जो मैं यहाँ बताऊंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वहां पर भी शिव है। आप समझ गए होंगे। सर, शिव जिंदा है तो कंकड़ जर्मनी में कंकड़ जिंदा शंकर, इसीलिए है। कहा जाता है कंकड़ कंकड़ शंकर। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो संसार में इससे आगे कुछ नहीं है। सर, अगर शिव जिंदा है तो जर्मनी में जिंदा है, संस्कृत जिंदा है तो जर्मनी में जिंदा है। बहुत सर रिसर्च मैं होता है सर वहां पे, हमारे श्लोकों शास्त्रों पे वहाँ बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत श्लोक डिकोड सर कर रहे म्यू, हैं। सर मैं म्यूनिक में प्रोग्राम कर रहा था, स्कूल के बच्चों में। प्रेयर था, शिवहम शिवहम शिवहम। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं उनसे पूछा कि शिवम का मतलब क्या है? मतलब शिव मतलब एनर्जी, हम मतलब मैं एनर्जी हूँ। सर मैं प्रोग्राम कर रहा था भिवाड़ी में, और मेरा प्रोग्राम नीचे चल रहा था, एंड मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे में चल रहा था वो जर्मन कंपनी हार्ली डेविडसन का प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम था ओम नमः शिवाय। तो मैंने गुड मॉर्निंग बोला ट्रेनर को, जर्मन थी लड़की। तो बोला नमस्ते। आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय द नमस्ते? राइट इज अ शिवा, लेफ्ट इज अ शक्ति, शिवा एंड शक्ति इज वेलकमिंग योर शिवा एंड शक्ति। ये जर्मन डेफिनेशन है, ये रिसर्च का डेफिनेशन। मतलब वो सीन आज भी जब याद करता हूँ ना सर, तो मैं सोचता हूँ कि क्या है ये। अ, जैसे अपने सत्यनारायण की कथा होती थी, वैसे ही वो चप्पल, छोटे छोटे बच्चे चप्पल निकाल के साइड में निकाल के, और 10 10 बजे अंतर गए तो लंच का कोई टाइम नहीं है। मतलब इट्स फिनोमेनन, इट इज एक्सपीरियंस, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन, इज एन एक्सपीरियंस। ये तो अनुभव है। सो बिल्कुल दैट्स अ बिल्कुल। पॉइंट। नहीं सर, ये सॉन्ग भी अच्छा चलेगा, चीजें भी अच्छा चलेगा, और मुझे जरूर बताइएगा। इनफैक्ट अभी अगर पहले आ जाए तो मेरा 17th को, यस, नहीं 19th को सूरत में मेरा प्रोग्राम है, 5,000 बच्चों का स्कूल के लिए, जी जी 5,000। तो जी। डेफिनेटली मैं ये जो आपकी ये जो सॉन्ग है, अगर आप बोलेंगे तो एक साथ 5,000 को तो शूट आउट मैं ही कर दूंगा, क्योंकि वो बायोडाटा हम लोग वो लेते हैं, डेटा लेते हैं। सो वो छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, जितना भगवान नहीं जो मैं, चाहेंगे, वो चाहेंगे तभी होगा। हाँ, और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आप पहले, आपको मैं भेजूंगा, आप जब उसे सुनेंगे तो आप खुद ही नहीं रह पाएंगे कि अनूप यार ये भजन बस दिल को दिल छू की गया। और ये समझ लीजिए कि आपको तब पता चल जाएगा कि मेरा शिवा के साथ कनेक्शन, की मतलब ये कनेक्शन तो क्या है। बाबा ने लिखवाया है, मतलब। हाँ हाँ, वही वही वही, वो दुनिया वही होती है। तो मतलब मैं सर तो इतना ब्लेस्ड हूँ, मतलब। और मतलब मैं, अच्छा बुरा सर देखो, जो भी है उससे मैं लेसन समझ के चलता हूँ। जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है बहुत सारी। आपको पता है कि इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना इतना आसान नहीं है बहुत बहुत अभी मुश्किल है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास अच्छी कहानियां हैं, अच्छे लोग हैं। मेरे घर परिवार में बाबा की कृपा है। मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मतलब, हम सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, हम लोग बस शिकायत करते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको, हमको तो रोज सुबह उठ के परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोग बहुत सही हैं। हम लोग इतना, हमें इतना अच्छा काम दिया है भगवान ने। और सफलता असफलता,
कभी नुकसान होता है, कभी क्रिटिसिज्म होता है, सब चलता रहता है। भगवानों ने भी सहा है, राम जी ने भी सहा है, कृष्ण जी ने भी सहा। इसीलिए तो अवतार आके बता के गए कि देखो, हम भगवान होकर भी यहाँ सब कुछ झेलते हैं। सर तो ये सब इस पार्ट ऑफ हो, बस उस पर भरोसा रखो, सब कुछ एक दिन सही हो जाएगा। और यही है कि मैं डेफिनेटली, आज हमने, जब मैं आज आपसे मिला हूं, तो अभी मैं इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा मेकर नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम 2-4 साल बाद जब दोबारा हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं तब तक और बड़ा डायरेक्टर हो जाऊंगा, ये मेरा पूरा तथास्तु। विश्वास है। तथास्तु, ये वाला धागा है सर मल्लिकार्जुन का है। ये ये मेरे महाकाल। हाथ, हाँ, मेरे हाथ में ज्योतिर्लिंग का ही होता है कोई। यस, आई कैन सी। अच्छा सर, अब मेरे मैं काम मेरे हाँ जो ये है इसमें, ये देखिए, हाँ, आदि ऊपर योगी। ऊपर। हाँ हाँ, आदि वो कार मेरे कार में लगा हुआ है सर। और ये मेरा भगवत गीता, मतलब मैं हाँ हाँ। गीता जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बंदे को गीता पढ़नी चाहिए। मॉडर्न दुनिया में आप मैनेजमेंट क्या करते हैं, आप भाई बताते होंगे, इससे बड़ी मैनेजमेंट कोई नहीं है गीता से बड़ी। जो श्री कृष्ण ने खुद, भगवान ने अपने मुख से जो बताया, अगर हम इसको थोड़ा सा 50% ये इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में, तो हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। 5%। 50 तो बहुत ज्यादा हो गया। सर अभी रैपिड फायर चल रहा है, जी। राइट? ये फटाक जवाब दीजिएगा, एक खड़ा 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 जी। खड़ा, ठीक है ना सर? आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? मणिरत्नम। फेवरेट एक्टर? गोविंदा। फेवरेट एक्ट्रेस? कंगना रनौत। बेस्ट मूवी जर्नी, टीवी या ओटीटी? ओटीटी। मुंबई में फेवरेट जगह? अक्सा बीच। अच्छा बस, ओके। स्ट्रगल या लक, क्या जरूरी है? लक। सबसे मुश्किल सीन आपके लिए क्या है, इमोशन या एक्शन? इमोशन। पहला शो जो आपने डायरेक्ट किया, पहला मूवी जो डायरेक्ट किया? ये मर्द बेचारा। फिल्म या सीरीज, कौन ज्यादा मजेदार? फिल्म। स्टारडम या कंटेनमेंट, वट एवर यू हैव? कंटेंटमेंट। आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट? द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ। बैटल ऑफ स्टोरी ऑफ दिस। सबसे बड़ा हथियार डायरेक्टर का? सबसे बड़ा हथियार होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। डबिंग या लाइव लाइव साउंड, विच इज बेटर? लाइव साउंड ज्यादा बेटर होता है। बिग बजट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी? स्ट्रॉन्ग स्टोरी मैटर करती है। वेरी वेरी गुड। सबसे बड़ा मिथ ऑफ फिल्म इंडस्ट्री? कि बहुत सब आसान, मतलब रात की सक्सेसफुल। शूटिंग या दिन की शूटिंग? दिन की शूटिंग। कभी किसी ने आपको प्रपोज किया शादी के बाद? यस और नो? नो। नो। सो दोस्तों, ये थे आ, आज की मुलाकात मेरा अनूप सर से। एंड मैं यू को बहुत बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड पे करूंगा कि आज की दिन बन गई इनसे मिलने के बाद। और ऐसा लगता है कि मैं अपने बिछड़े हुए भाई से मिला हूं, जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। सेम सर, फीलिंग इधर भी है। थैंक यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, जरूर और मिलेंगे। अलग का हम पॉडकास्ट करेंगे। हाँ, और मैं बिल्कुल दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा भगवान शिव से, कि ऐसे ही आप अच्छे अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस करें, ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करते रहें। और ऐसे ही हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, लोगों को आप मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कितने लोगों का आपको खुद नहीं पता होता कि आप कितने लोगों का जीवन बदल देते हैं। करेक्ट कितने लोगों करेक्ट। को आपने आत्महत्या करने से रोक दिया होगा। कितने लोगों को आपने असफलता से सफलता तक पहुंचाया होगा, आपको भी नहीं पता होगा बहुत लोगों के बारे में, क्योंकि आपके वीडियोस देख के आपके सेशन में वो आए होंगे। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको वैसे ही, मतलब ईश्वर, आप आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें सब कुछ है, मतलब ये अपने आप में एक तरह से समाज सेवा ही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड सो ब्लेस मच। यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, वी थैंक यू। विल मीट सून। थैंक यू। हम सर पक्का मिलेंगे, मेरा नंबर आपके पास सेव है, आपके मुंबई आऊंगा तो पक्का आऊंगा सर, ठीक है सर? हाँ, मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं मिलता हूँ। हाँ, पक्का सर, सभी थैंक हम यू सर। दर्शकों को नमस्कार। हाँ, नमस्कार।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अनूप थापा सर का चैनल को, सर आपका चैनल क्या है? टू इडियट। टू इडियट को जरूर सब्सक्राइब करें, सर से कनेक्ट में रहें, दिल से खुद से बात करें। जरूरत उनको नहीं है जो बहुत बड़े हैं, जरूरत उनका है जिसमें बड़ा बनाया जाए। हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जरूर देखें। हमारी दुआएं सर के साथ मिले तो भोले बाबा ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे इनको। और दिल से दुआ देता हूं उनकी मूवी सुपर हिट हो। और जब हम अगली बार इनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी जाए तो खुशी होगी। अपॉइंटमेंट लेके भी मिलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप बड़े हो जाइए और ज्यादा। मैं भी थैंक यू। दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि इस सर के पूरे चैनल को जितने हमारे सर्कल में होंगे, मैं भी अपने उसमें इसको शेयर करूंगा। इंस्टा में हम लोग लिंक कर लेंगे जब इंटरव्यू आएगा। तो जो भी थोड़ी बहुत फॉलोअर इनके जितने, हमारे तो अच्छा नहीं सर। होंगे, जितने भी हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। और आप इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर कुछ भी आपको इसमें इंस्पिरेशनल लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट करें। और कुछ भी सुधार की भी आवश्यकता हो तो वो भी बताएं, हम बिल्कुल क्रिटिसिज्म लेने वाले लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो जय मच। हिंद। हर हर थैंक महादेव। यू। हर हर महादेव।